अस्सलाम वालेकुम। कहानियत में आप सबको खुश आमदीद। एक प्यारा सा नावल आप सब के लिए जिसका नाम है हुन बादल वार बरस ढोला, राइटर बुशरा सईद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं नावल की तरफ। बैल पर उंगली रखते ही इसके जिस्म ने एक हचकोला खाया था और वो बेख्तियार लड़खड़ाते हुए चंद कदम पीछे हट गई। दिल ऐसा धड़का था जैसे आखिरी बार धड़क रहा हो। कई लम्हे तक सारे बदन में एक इर्ताश सा बरपा रहा। इसकी वजह ये नहीं थी कि बैल को छूने से इसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, बल्कि इन सारी कैफियत का बाइस वो भूरे रंग का कुत्ता था जो गेट के नीचे लगी सिलाखों से इस पर गुर्राया था। कभी वो तंग सिलाखों में से पंजे बाहर निकाल कर हवा में लहराता, कभी निचले खला से मुंह बाहर को धकेलने लगता। इसके जारहाना तेवरों से आया था कि अगर गेट खुला होता तो वो एक लम्हा में इसे नोच डालता। ओ खुदाया, ये अकेडमी वालों ने मुझे किस ख़तरनाक जगह पर भेज दिया। इसने गेट से अपना फासला मज़ीद बढ़ाते हुए सोचा, इस खूनखार कुत्ते की मौजूदगी में तो हरगिज़ यहाँ नहीं आया जा सकता। इसे आज मौका ना मिला तो फिर कभी इसका दाव चल जाएगा। इसने मदद के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक सड़क से उठती गर्द और धूप की जलन से सहमे हुए दरख्तों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भौंकते भौंकते कुत्ते का गला बैठ गया, लेकिन इसे तो जैसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो इस पर हमला करने की चाह में नीम दीवाना सा हो चला था। काफ़ी देर तक चिलचिलाती धूप में खड़ी इंतज़ार करती रही कि शायद घर के मकीनों में से कोई इसकी दाद रसी के लिए आ पहुँचे, लेकिन इन लोगों के कान पर तो जैसे जूं तक नहीं रेंग रही थी। हालांकि इसके ख्याल में कुत्ते का राग रंग ऐसा रूह फरसा था कि कब्रों में सोए मुर्दों को भी झंझोड़ डालता। कैसे लापरवाह लोग हैं, घर में हल्काए हुए कुत्ते छोड़कर खुद चैन से बैठे हैं। इसने दोबारा बेल बजाने के ख्याल पर लानत भेजते वापसी के लिए कदम बढ़ाए। कई रोज़ की तग्गो-दो के बाद एक अकेडमी के ज़रिए इसे ट्यूशन मिली थी। पैसे भी अच्छे मिल रहे थे और ये कॉलोनी भी इसके घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए इसने ख़ुद घर आकर पढ़ाने की हामी भर ली। पहले वो कुछ परेशान तो थी, लेकिन कॉलेज के अखराजात पूरे करने के लिए ट्यूशन पढ़ाना नागुज़ीर हो चुका था। और आज पहले दिन जब वो मुकर्ररा वक्त पर पहुंची थी तो कुत्ते के मज़मूम इरादे आड़े आ गए। वो सड़क पार कर चुकी थी और इस घर से इसका फ़ासला खासा बढ़ गया था, लेकिन कुत्ता अभी तक बदस्तूर भौंक रहा था। वो तकरीबन खांसने लगा था, लेकिन इसके जुनून में कमी नहीं आई थी। इसने जैसे ही मुड़कर एक नज़र पीछे डाली, कुत्ता बुरी तरह उछलकर ज़ोरों शोर से वावेला करने लगा। कोई बात नहीं, चाहे ये ट्यूशन मेरे हाथ से ही चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं यहीं से पत्थर मार मार कर तुम्हें संसार कर दूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बेहूदगी की कोई हद होती है। इसने बुड़बुड़ाते पत्थर वाला हाथ बुलंद किया ही था कि अपने अकब में किसी की आवाज़ सुनकर चौंकने पर मजबूर हो गई। ब्लैक जीन्स और वाइट एंड ब्लू लाइनिंग वाली शर्ट में मलबूस वो खासा हैंडसम नौजवान था। गालबन इसी से मुखातिब था। मोहतरमा, आप इस बेबस जानवर पर संगबारी करके कत्ल जैसे फ़ेल की मुर्तकब होना चाहती हैं। आप किस खुशी में मुझसे बेतकल्लुफ़ हो रहे हैं? यहाँ से चलते फिरते नज़र आइए, वरना मैं ये संगबारी आप पर भी कर सकती हूँ। इतनी देर से धूप की तुंदी और कुत्ते की हाहाकार बर्दाश्त करके सख्त झुंझलाई हुई थी। मुझ खाकसार को ताबिश कहते हैं और मैं जानवरों के लिए अपने दिल में नहायत नरम गोशा रखता हूँ। इसके लहजे का नोटिस लिए बगैर ढिठाई से गोया हुआ, क्या पूछ सकता हूँ इस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा है? मासूम? इसने आंखें फैलाते दोहराया। ज़रा इस मासूम को मौका तो देकर देखिए। जब यह आपकी लाश भंबोड़ रहा होगा तब आपको इसकी मासूमियत का सही अंदाज़ा होगा। और अब अपना रास्ता नापिए। मैं हर अरे गैरे से बातचीत नहीं किया करती, तेवरियाँ चढ़ाकर काट खाने वाले लहजे में बोली। मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप इस गरीब को इस कदर सताएंगी तो ये गेट के ऊपर से हाई जंप के ज़रिए आप पर हमला कर देगा, और मुमकिन है अब तक ये तरकीब इसकी समझ में आ चुकी हो। आप मुझे डराने धमकाने में वक्त ज़ाया ना करें, मैं हर तरकीब से ख़ुद निमट सकती हूँ। इसने लहजे को हत्तल इम्कान पुरसकून रखने की कोशिश की। हालांकि इस दिल दहला देने वाले इंकशाफ पे इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। गैर महसूस तौर पर कदम बा कदम पीछे हटने लगी थी। कुछ देर तो खड़ा इसके चेहरे के तने नकोश देखता रहा, फिर कंधे उचकाता एक तरफ चल पड़ा। इसे वापस मुड़ता देखकर इसको एक ख्याल सूझा। इसने आवाज़ में हत्तल वसे मिठास घोलते हुए इसे पुकार लिया। भाई, मेरा एक काम तो कर दीजिए। यकबारगी तड़प कर मुड़ा था। भाई, आप इतनी बदज़ौक़ हो सकती हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। इस साग बरसाते मौसम में आपकी ज़ुबान ने जो शोला उगला है, इसने मेरी रूह को भी झुलसा डाला। अब आपकी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं कि मैं आपको अंकल कहूँ, और अगर मुझे आपसे काम पड़ ही गया है तो इतना भी मत फैलिए, बस ज़रा ये बेल तो बजा दें। क्या? वो उछल कर पीछे हटा।
आपने मेरी जान को इस कदर अर्जा समझ रखा है। यकीन मानिए मेरी इस कुत्ते से हरगिज़ कोई जान पहचान नहीं है। तो फिर जाइए, यहाँ खड़े मेरा दिमाग क्यों चाट रहे हैं? इसने माथे पर आए पसीने को इस ज़ोर से पोंछा कि जेल दुखने लगी। खैर, अब मैं ऐसा भी गया गुजरा नहीं हूँ कि एक दुखी हसीना की इतनी सी मदद ना कर सकूँ। न जाने क्यों आपके लिए जान जोखिम में डालने को जी चाह रहा है। वो तेज़ कदमों से गेट की तरफ बढ़ा। इसके करीब आने पर कुत्ता हैरत अंगेज़ तौर पर पुरसकून हो गया और अब दुम हिलाते हुए इधर से उधर टहल रहा था। ए नीडो, चलो भागो यहाँ से। इसने कुत्ते को पुचकारते हुए गेट को अंदर को धकेल दिया। आइए मोहतरमा, तशरीफ़ ले आइए। वो सियाह भंवरा आंखों में शरारत लिए इसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए बोला। कुत्ता वहाँ से गायब हो चुका था और वो हवन्नक बनी अभी तक वहीं जमी खड़ी थी। वैसे मामला कुछ कुछ इसकी समझ में आ चुका था। यकीनन ये लड़का इस घर का रहने वाला था, इसीलिए कुत्ते ने इस कदर शनासाई का मुजाहरा किया था। घटिया, बदमाश लफंगा, इतनी देर से धूप में खड़े होकर तफन्नुन फरमाया जा रहा था। मेरा तो मेकअप भी बहकर बराबर हो चुका। दिल ही दिल में इसे कोसते हुए साथ हो ली। वैसे मुझे आपसे इसी घटिया रवैये की तवक्को थी और मैंने आपके भोंडे मजाक को हरगिज़ एंजॉय नहीं किया। इसने हिसाब बराबर करना ज़रूरी समझा। जवाब में वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि ड्राइंग रूम से बाहर निकलती खातून को देखकर खामोश हो गया। अरे ये कौन है? भाभी, दरअसल ये नीडो को कत्ल। जी मैं ट्यूशन पढ़ाने आई हूँ। इसने खा जाने वाली नज़रों से इसे घूरते हुए जल्दी से कहा। ओह, तो आप हैं निगहम। आप पहले ही दिन आधा घंटा लेट हैं। घड़ी पर नज़र डालते हुए खासे रूखे फीके लहजे में कहा गया। अगर आप इस घर में ट्यूशन पढ़ाना चाहती हैं तो वक्त की पाबंदी आपके लिए लाजमी होगी। बेबी को 5 बजे कारी साहब पढ़ाने आते हैं। बहरहाल आप ड्राइंग रूम में तशरीफ़ रखिए। बेबी वहीं इंतज़ार कर रही है। मुझे दरअसल एक पार्टी में पहुंचना है। इंशाल्लाह कल आपसे तफसीली मुलाकात होगी। वो इसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर उजलत में कहते हुए आगे बढ़ गई। हाँ, बदजात मगरूर औरत, जैसे मैं तो इस घर की चाकरी करने के लिए मरी जा रही हूँ। इसने नखवत से हुंकारा भर कर ड्राइंग रूम का रुख किया। कमरे में दाखिल होते खुंद हवा का झोंका चेहरे से टकराया। एसी की ठंडक से रचे बसे इस कमरे में आने के बाद इसे हकीकी मायनों में दोज़ख और जन्नत का फ़र्क मालूम हो रहा था। सामने सोफ़े पर एक 5-6 साल की दुबली पतली बच्ची बैठी थी और इसकी तरफ देख रही थी। क्या आप मेरी ट्यूटर हैं? आगे बढ़कर इसके पास सोफ़े पर बैठ गई। जी मैं आज से आपको पढ़ाया करूँगी। ख़ास से शगुफ्ता लहजे में बोली थी और इसे ख़ुद अपने लहजे पर हैरत हो रही थी। शायद कमरे की पुरसकून महकती खुनक फ़ज़ा ने इसके हवास पर अच्छे असरात मुरतब किए थे। आपका नाम क्या है? अलगाया। क्या कहा? अलगाया? इसने नामानूब से नाम को ज़ेर लब दोहराते बच्ची की तरफ गौर से देखा। इसे तो इस बारीक सी बच्ची में गाय वाली कोई खसूसियात नज़र नहीं आ रही थी। आजकल वालिदैन भी बच्चों के कैसे अजीब व गरीब नाम रखने लगे। खैर, मेरी बला से अलगाया छोड़, अलभैसा रख दें। सर झटकते बच्ची की तरफ मुतवज्जा हुई जो बड़े शद्दोमत से नफ़ी में सर हिला रही थी। अलगाया नहीं, अलगाया। इसने तलफ़्फ़ुज़ पर पूरा ज़ोर लगा दिया था। इससे भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वो बुड़बुड़ाई। आंटी कौन सी बुक निकाल लूँ? क्या मैं तुम्हें आंटी नज़र आ रही हूँ? इसका वॉल्यूम खासा लाउड हो गया था। मेरा मतलब है, टीचर को आंटी तो नहीं बोलते, आप मुझे मिस कह लें। दूसरे ही लम्हे इसने शगुफ्तगी का लबादा ओढ़ लिया। पहला ही दिन था और बच्ची को खौफज़दा करना कुछ मुनासिब नहीं था। अच्छा, आप उर्दू की कापी निकालें। पहले मैं आपको उर्दू का टेस्ट लूँगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की उर्दू हमेशा वीक होती है। इसने अलगाया को जुमले बनाने के लिए कुछ अल्फाज लिखवा दिया और ख़ुद घर वालों को सलावातें सुनाने लगी, जिन्होंने अभी तक इसे पानी का भी नहीं पूछा था। और वो नी मस्करा सा नौजवान भी कहीं गायब हो चुका था। ये लीजिए मिस आंटी, लाइम जूस पी कर दिमाग के खौलाव को कम कीजिए। वो अचानक ही कहीं से नमूदार हुआ था। शायद दूसरी तरफ के दरवाजे से अंदर आया था और यकीनन छुप कर बातें भी सुन रहा था, वरना आंटी और मिस वाला तस्करा क्यों करता। इसने माथे पर बल डालते हुए कदाए बेनियाजी से गिलास ट्रे से उठाना चाहा तो इसने एक झटके से ट्रे परे कर दी। आप तो ऐसे जूस पर टूटी पड़ रही हैं जैसे ज़िंदगी में पहली बार आपके साथ ऐसा इत्तफाक हो रहा हो। निगहम का हाथ अभी तक फ़ज़ा में मुअल्लक़ था और खिफ़्फ़त के मारे पेशानी अर्क आलूद हो गई थी। मैंने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया ही क्यों? नज़रें झुकाकर ख़ुद को लान तान करने लगी। शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। ऊपर से अलगाया ने नहायत खबासत का मुज़ाहरा करते हंसना शुरू कर दिया। या खुदा, इसे उठा ले। या वो सोचते सोचते रुक गई। या इसे ही उठा ले। इसने फ़ैसला किया था कि जब तक वो कमरे में रहेगा इसकी तरफ नहीं देखेगी। अरे खामखा शर्माने की ज़रूरत नहीं है। बेखतर सारा गिलास चढ़ाया जाइए।
चढ़ा जाइए, आपसे कोई नहीं छीनेगा। वो बड़ी फुर्सत से ऐन इसके सामने वाले सोफे पर विराजमान हो चुका था। जूस का गिलास टेबल पर रखा हुआ इसकी नज़रों के फोकस में था और मुसलसल इसे तरगीब दे रहा था। प्यास से हलक में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन अना का तकाजा था कि वो प्यास से जाँ बल्ब हो जाए, लेकिन जूस को पीने का गुमराह कुन तसव्वुर अपने जहन में ना लाए। वो बराह रास्त ताबिश की तरफ देखने से एतराज़ बरत रही थी, लेकिन इसे एहसास था कि वो मुसलसल इसे ही घूरे जा रहा है। क्या ये इसी तरह सर पर सवार रहेगा? इसने किलस कर सोचा और इसकी तरफ से कदरे रुख मोड़ कर बैठ गई। मिस, मैंने जुमले बना लिए हैं, आप इन्हें चेक करके मुझे स्टार ज़रूर दीजिएगा। अलगाया ने कापी उसकी तरफ बढ़ाई। पहला जुमला पढ़ते ही इसके 14 तबक रोशन हो गए। अली ने ईद पर सफ़ेद कुत्ता पहना। हाय, ये क्या लिखा है? ओह, आपको पढ़ना नहीं आता? तासुफ़ का इजहार करते हुए इसके करीब खिसक आई। कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ना सिखा दूंगी। खामोश बैठो और मुझे चेक करने दो, इसने कदरे सख्त लहजे में कहा। ताबिश की मौजूदगी से सख्त खौफ में मुब्तला कर रही थी। अगला जुमला पहले से भी बढ़कर था। बेचारी बुढ़िया लड़कियां बेचकर गुजारा करती थी। कैसी मुजरिमाना सोच है इस छोटी सी बच्ची की। इसने जानबूझकर कापी जूस के गिलास पर पटक दी। गिलास इस धचके को सहार ना सका और उलटकर एक छनाके से नीचे जा गिरा। ताबिश जूस के छींटों से बचने के लिए उछल कर खड़ा हो गया। अरे, आपने तो पहली दिन हमारे घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। माना कि आप पहली दफ़ा महज़्ज़ब दुनिया में आई हैं, लेकिन अब आपको पुराने तौर तरीके छोड़ देने चाहिए। आप खुद होंगे जंगली। इसके सब्र का पैमाना अब छलक रहा था। मैंने आपको जंगली कब कहा? अगर आप खुद ऐसा समझती हैं तो यह आपकी खुद शनासी की दलील है। मुस्कुराते मुसलसल तंज पर तंज किए जा रहा था। आप यहाँ से जाते हैं या मैं आपको धक्के देकर निकालूं। गुस्से के मारे इसकी गर्दन की रगें उभर आईं। चाहे खूब, यानी अब मेरे घर में मुझे को धक्के दिए जाएंगे। टीचर, आपने मुझे स्टार तो दिया ही नहीं। अलगाया अब तक अपनी कॉपी में इस किसी मुतवक्के स्टार को ढूंढ रही थी और शायद इसीलिए खामोश थी। तुम्हें तो इस शानदार कारकर्दगी पर सितारे जुर्रत से नवाजना चाहिए। मैं जा रही हूँ। अगर तुम और वो कुत्ता इस घर में मुस्तकिल रहते हो तो शायद मैं अलगाया को ना पढ़ा सकूँ। दरवाज़ा एक धमाके से बंद करके बाहर निकल आई। बाहर निकलते लू के थपेड़े ने इसका इस्तकबाल किया था। शदीद प्यास, जानलेवा गर्मी और इस कदर तौहीन का एहसास इसे रोना आ रहा था, लेकिन सामने देखते ही इसे हकीकतन रोना आ गया। नीडो आंखों में अजीब वहशियाना चमक लिए नपे तुले कदमों से इसी की तरफ बढ़ रहा था। खौफ से इसका दिल उछल कर हलक में आ गया। या अल्लाह, मुझे इस मोजी से बचा लेना। इसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए पीछे मुड़कर देखा। ताबिश ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ा इसकी कैफियत से महफूज हो रहा था। अगर इस कुत्ते ने मुझ पर हमला किया है तो मैं तुम्हारी तिक्का बोटी कर दूंगी। मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। खौफ से इसकी ज़ुबान में लखनत आ गई थी और जो अला भला मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी। मैं तुम सबको देख लूँगी। ताबिश की मुस्कुराहट और सुकून में कोई फ़र्क नहीं आया। आप खुद माशाल्लाह इतनी बावस्फ हैं। ये बेचारा आपके सामने क्या हैसियत रखता है? इसकी तरफ से कठोरपन की इंतहा पर निगहम की टांगों की लर्जिश में इजाफा हो गया। नीडो की इससे कुर्बत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी थी और इसके हलक से निकलने वाली गुर्राहटें इसे जी जान से लर्जा रही थीं। अलगाया, इसने घिघियाते हुए पुकारा। कुत्ते ने यकदम उसकी तरफ छलांग लगा दी। बस फिर क्या था, इसने आंखें बंद करके दिल खराश चीखों का तांता बांध दिया। क्या हुआ मिस? अलगाया इसका हाथ पकड़कर हिला रही थी। आप रो क्यों रही हैं? इसने डरते डरते आंखें खोली तो नीडो को ताबिश के कदमों में लौटते देखकर इसका जी चाहा कि ज़मीन फटे और वह इसमें समा जाए, लेकिन इस वो से मुराद वो था जो मुंह फाड़ कर यूँ कहकहे लगा रहा था जैसे कोई मैदान मार लिया हो। इसने कहर आलूद नज़रों से इसे देखते हुए अलगाया से हाथ छुड़ा लिया और तकरीबन भागते हुए गेट से बाहर निकल आई। ताबिश ने गेट तक इसका पीछा किया था। कल आप किस वक्त आएंगी? देखिए, ज़रा जल्दी आ जाइएगा, कहीं भाभी आपको निकाल कर कोई नई मुलाजमा ना रख लें। वो अपने घर तक इसे अनवाउ अक़साम के नाजेबा नामों से याद करती हुई आई थी। आज का दिन इस कदर मनहूस साबित होगा। अगर इसे पता होता तो कभी घर से कदम बाहर ना धरती। अब एक और हादसा इसका मुंतज़िर था। वैगन में इसे पिछले हिस्से में बैठने की जगह मिली थी। वो अपनी सोचों में गलता थी कि कंडक्टर की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। वो इससे किराए के पैसे मांग रहा था। इसने गोद में रखे पर्स को टटोला और ये जानकर इसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई कि वो उजलत और गुस्से में अपना पर्स अलगाया के घर ही छोड़ आई थी और इस वक्त इसके पास एक धेला भी नहीं था। कंडक्टर की फैली हुई हथेली पर नज़रें गाड़े आंखों में आने वाले आंसुओं को वापस धकेलने की कोशिश में गुमसुम सी बैठी थी। कंडक्टर ने शायद इसकी परेशानी को भांप लिया था। वो रोमानियत की हदों को छूते हुए लहजे में बोला, कोई बात नहीं बादशाह,
आप बेशक किराया ना दें, हमारे लिए तो यही बहुत है कि आप हमारी वैगन में बैठ गई हैं। निगहम ने ज़रा नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा तो वह आंखें नीम वाकिए बड़े मखमूर अंदाज में इसे देख रहा था। किराया अदा न करके जो जुर्म इससे सरजद हुआ था, इसकी पादाश में स्टॉप आने तक कंडक्टर इसे ठुमरिया, दादरे और हल्के फुल्के गीत सुनाता रहा। घर के दरवाजे पर पहुंचकर इसने बैल पर उंगली रखी तो फिर उठाना ही भूल गई। आज के कठिन सफ़र की थकन ने इसे नीम जान सा कर दिया था। चंद लम्हे खड़े रहना भी मुहाल हो रहा था। खुदा गारत करे तुझे, क्या घंटी के साथ चिमट गई। अम्मा ने धाड़ से दरवाज़ा खोलकर लाल आंखों से इसे घूरा। इधर तेरे अब्बा के मुलाजिम हैं जो तेरे कदमों की धमक सुनते ही दरवाज़ा खोलकर बीच बीच जाएं। इन्हें शायद नींद से उठाए जाने का बहुत कलक हुआ था। सुनी अनसुनी करती तीर की मानिंद किचन की तरफ लपकी। जलते हलक की आग बुझाकर जैसे ही देगची का ढक्कन उठाया, इसके मुंह से सिसकारी निकल गई। अम्मा, ये क्या टिंडे हैं? नहीं, नाशपातियाँ हैं, वो बरामदे से ही तेज़ आवाज़ में बोली। आज तक तो उन्हें बीसियों बार टिंडे देखे और खाए, क्या अब तक पहचान नहीं हो पाई? इसने टिंडों को नहाई थकारत से देखकर ढक्कन ज़ोर से पटक दिया और किचन के दरवाजे की तरफ मुड़ गई। लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर एकदम पलटी, वापस आकर दोबारा ढक्कन उठाया और टिंडों को निकाल निकाल कर प्लेट में पटकने लगी। पेट के दोजक की हद से बढ़ी हुई तलब ने इसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था, वरना वो कभी टिंडों से समझौता न करती। वो टिंडों को यूँ चबा चबा कर खा रही थी जैसे ताबिश का नरखरा चबा रही हो। ये ख्याल इसकी झुंझलाहट और खौफ में इजाफे का बाइस था कि कल इसे फिर इस घर में जाना था जहाँ इस जलील ताबिश की वजह से बेतहाशा शर्मिंदगी उठा चुकी थी। हालांकि वो तो ये ठान कर वहाँ से निकली थी कि दोबारा इधर का रुख नहीं करेगी, लेकिन पर्स के वहाँ रह जाने के बायस दोबारा जाना अज हद ज़रूरी हो गया था। इस घर के बारे में तो कुछ बता, जहाँ तू पढ़ाने गई थी, कैसे लोग हैं, कैसा रहन सहन है। अम्मा किचन में आकर इसके सामने मोढ़े पर बैठ गई। मुख्तसरन इन्हें बताने लगी, जानबूझकर ताबिश वाला किस्सा गोल कर गई। वो मज़ीद बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहती थी। चलो फिर तो ठीक है, कोई ख़ास मुशक्क़त भी नहीं और अच्छे भले रुपए भी मिल रहे हैं। तू 2-4 और घरों के बच्चे भी पढ़ा दिया कर। हाँ, याद आया, कल जैनी का उर्दू का पर्चा है, इसे तो ज़रा तैयारी करवा दे। इसकी माँ तो अभी फौतगी वाले घर से लौटी नहीं। बेचारी बच्ची सुबह से कायदा लेकर बैठी तेरी राह तक रही है। क्या इसके हाथ से निवाला छूट गया? बस बस, अब ये ना कहना कि मैं हल जोत के लौटी हूँ, थकन से बुरा हाल है। अभी से बच्ची को पढ़ाने बैठ जा, शाम होने को आई है। अम्मा उठकर बाहर चली गई। जैनी इसके तासुरात देखते ही खौफ से सिमट गई थी। लाओ, कहाँ है कायदा? फाड़ खाने वाले लहजे में दहाड़ी। सहमी हुई बच्ची ने जल्दी से कायदा इसकी झोली में फेंक दिया। क्या हाथ टूटे हुए हैं? यस्सु पंजू खेलते हो तो कभी नहीं डॉली। सुबह से इसके जहन में लावा सा पक रहा था जो किसी तरह बाहर का रास्ता चाहता था। अब जैनी की सूरत में एक आसान हदफ इसे मिल चुका था और झुंझलाहट ने इसके सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद कर दी थी। चंद ही लम्हों में कमरा एक प्राइवेट अकूबत खाने का मंजर पेश करने लगा। मीम अलिफ मारे साकिन मार, मीम अलिफ मोरे मोर। जैनी खौफ से मगलूब आवाज़ में मिनमिनाई थी, मीम अलिफ मारे साकिन मार। इसने जैनी की कमर में धमौका जड़ दिया। ये होती है मार। मीम अलिफ मारे अलिफ रा मारा, ऐसे मारा जाता है। दूसरे वार से जैनी उड़ती हुई ज़मीन पर आ रही। निगम पर वहशत सवार हो चुकी थी। इसने जैनी को धुनक के रख दिया। चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर अम्मा दौड़ती हुई अंदर आई तो ये देखकर उनका कलेजा दहल गया कि जैनी को पहचानना खासा मुश्किल अमर हो चुका था। अम्मा तो क्या, इसकी अपनी माँ भी इस वक्त अपनी लखते जिगर को देखती तो पहली नज़र में धोखा खा जाती। इसके बाल बिखरे हुए थे और आँखों पर इतनी पलकें बाकी रह गई जिन्हें आसानी से गिना जा सकता था। वो किसी नुचे खुचे परिंदे की मानिंद नज़र आ रही थी। इस वक्त वो ज़मीन पर गिरी थर थर काँप रही थी और निगम किसी जल्लाद की मानिंद उसके सर पर तन कर खड़ी थी। बाहर से किसी का कलेजा चबाई है क्या? डायन बनकर मासूम बच्ची को भंबोड़ने लगी। उन्होंने इसे धक्का देकर पीछे हटाया और लरसती हुई जैनी को आगोश में भींच लिया। क्या इसको भी ऐसे ही पढ़ा कर आई है? अम्मा, मैं तो इसे बकवास बनकर घर आती आंखें माथे पर रख ली। बाहर तो लोग जूते मारें वो भी भले लगते हैं। ज़रा जो बच्ची को पढ़ाने का कह दिया तो इसकी जान के दर पे हो गई। अम्मा, मैंने तो आहिस्ता से इसे टहोका दिया था, ये फिसल कर चारपाई से गिर पड़ी। आप तो खामखा बात बढ़ा रही हैं। गज़ब खुदा का, ये तेरी ये आहिस्ता है। जब मैं अंदर आई हूँ तो आँखों में खून लिए पंजे बढ़ाकर बच्ची का गला दबोचने को थी।
अगर मैं ना पहुंचती शायद अब तक तो इसका गला घोट ही चुकी होती। अम्मा हिचकियां लेती ज़ैनी को खुद से चिमटाए मुसलसल इसकी कमर सहला रही थी, लेकिन अब तक इसके जिस्म पर खफीफ सी कपकपी तारी थी। चल अब दफ़ा भी हो यहाँ से कसावज़ादी। अम्मा ने नफ़रत से रुख फेरते हुए इसे बाहर को धुतकारा और वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाते पैर पटकते हुए बरामदे में आ गई। अगर मुझे मालूम होता कि आप जूस के एक गिलास से महरूमी के दुख को यूं दिल का रोग बना लेंगी तो मैं कल ही आपको जूस में नहला देता। और अब भी मैं अपनी इस कोताही का अजाला करने के लिए बहुत बेचैन हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। वो जब से आई थी ताबिश मुसलसल उसके कान खा रहा था। अलगाया अभी तक नहीं आई। इसने बज़ाहिर इसे नज़रअंदाज करते हुए लाताल्लुकी का इजहार किया। आपको बताया तो है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम चेंज करके अभी आ रही है। आप इसे छोड़िए और मुझ पर तवज्जो दीजिए। कल आपके रुखसत होने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही अंधेर हो गई और मुझे अंदाज़ा हुआ कि चंद लम्हों की मुलाकात में आप मेरे लिए क्या हैसियत अख्तियार कर चुकी हैं। और अगर आज अब अपना फ़ैसला तब्दील ना करती तो न जाने में क्या कर बैठता। चेहरे पर दुनिया जहान की मस्कीनी सजाए खासी लाग़िर सी आवाज़ में बोल रहा था, किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। यह तो आपकी भाभी जान की मिन्नत समाजत से पसीज कर मैंने यहाँ ट्यूशन पढ़ाने का फ़ैसला किया है, वरना मेरे फ़ैसले की तब्दीली में आपकी ज़ात का कोई अमल दखल नहीं। इसने वजाहत करना ज़रूरी समझा। और यकीनन कुछ देर बाद आप नहायत घिसे पिटे अल्फाज में मुझसे पहली नज़र में मोहब्बत का दावा करना चाह रहे होंगे। अगर आप ऐसी कोई तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं तो मैं आप पर वाज़े कर दूं, मुझे आपकी ओट पटांग शख्सियत से हरगिज़ कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने आपकी कल वाली बदतमीज़ी को नज़रअंदाज कर दिया है, इसे ही बहुत समझिए और अब यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, क्योंकि मुझ में आपको मज़ीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही। भाई आज़म जल्दी से आओ। इसने उसकी कोई बात सुनी ही नहीं थी। इसके पुकारने पर एक आदमी जो हुलिये से खानसामा लग रहा था ट्राली धकेलता अंदर आ गया। ठीक है तुम जाओ। ये देखिए मिस निगहम, मेरी बेकरारी का अंदाज़ा लगाइए। मैंने आपके लिए क्या क्या एहतमाम किया। बस इतनी सी इल्तिजा है कि आप पुरानी बातों को भूल जाएं। ये लाइम जूस से भरा जग, ये कॉफ़ी, मिल्क शेक, पेटीज़, ट्राइफल, ये सब कुछ आपके लिए। खड़ा होकर ट्राली पर रखी चीज़ों के नाम गिनवाने लगा, जबकि वो हैरत से ट्राली की तरफ देख रही थी जिस पर अंदाज़न 6 आदमियों के लिए लवाजमात सजे हुए थे। तो मेरे हुस्न का जादू चल ही गया। अपने चेहरे पर ताबिश की बहकी निगाहों की हिद्दत महसूस करके इसकी रगों में दौड़ते खून की गर्दिश तेज़ हो गई। आप प्लीज़ कुछ लीजिए ना। अगर आपने इनकार किया ना तो मैं ये पिरज चबा कर जान दे दूँगा। इसके अंदाज पर ना चाहते हुए भी निगहम के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसकी मुस्कुराहट को रजामंदी से ताबीर करते हुए ताबिश ने फ़ौरन मिल्क शेक का गिलास उठाया, बड़ी आजिज़ी से उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वो खामोश बैठी से देखती रही। हाथ बढ़ाने से झिझक रही थी, क्योंकि इससे कुछ बैद नहीं था कि कल वाली हरकत आज भी दोहरा देता। अच्छा तो आप अभी तक खफा हैं, इसका मतलब है आप मुझे ज़िंदा नहीं देखना चाहती। प्लीज़ ऐसा जुल्म ना करें। इसने कर्बनाक लहजे में कहते गिलास इससे इस कदर करीब कर दिया कि मजबूरन इसे हाथ बढ़ाकर गिलास थामना पड़ा, क्योंकि ताबिश ने गिलास को इस हद तक तिरछा कर दिया कि अगर वो ना पकड़ती तो मिल्क शेक लाजमन इसके कपड़ों पर छलक जाता। इसे मिल्क शेक पीते देखकर ताबिश इत्मीनान की तवील सांस खारिज करते सोफे पर बैठ गया। कल नीडो ने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की। इसकी गुस्ताखी पर मेरा तो खून खौल रहा था, इसीलिए मैंने इसे ठीक ठाक सज़ा दी है। वो कैसे? बेख्तियार पूछ बैठी। मैंने इसका 2 वक्त का दूध बंद करके इससे आपके लिए मिल्क शेक तैयार करवा दिया। क्या? इसके गिलास वाले हाथ में लर्जिश आ गई। जी हाँ, वो दूध पीने के लिए बर्तन में मुंह घुसाए बैठा था कि मैंने इसके मुंह पर चांटा रसीद किया और दूध को जब्त करके बटलर को दे दिया ताकि आपके लिए शानदार सा मिल्क शेक बना दिया जाए। निगहम को इस ज़ोर से खांसी आई कि सांस उलटने लगा। वो इसकी शान में खासा तवील कसीदा कहना चाहती थी, लेकिन अच्छू लग जाने के बायस महज बेहुदा कमीना ही कह पाई। वो इसकी हालत पर फातहाना कह के ही बखेरता रुखसत हो गया था। मैं इतनी बेवकूफ़ हो सकती हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसने बाल मुट्ठी में जकड़ते सुलग कर सोचा। निगहम आप ठीक तो हैं? मिसेस फाकिया अनवार अलगाया को साथ लिए अंदर आई तो इसका चेहरा देखकर फिक्रमंद से अंदाज में पूछने लगी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसने बमुश्किल लहजे को नॉर्मल रखते हुए जवाब दिया। चलो अलगाया, पेपर निकाल कर दिखाओ। ये तो ताबिश ने आपके लिए अच्छी खासी ज़ियाफ़त का अहतमाम कर डाला। ट्राली पर सजी बेशुमार चीज़ों को देखकर उनके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। अभी जब वो ड्राइंग रूम से जा रहा था तो बहुत खुश नज़र आ रहा था। लगता है आपसे सुलह हो गई। वो अपने रवैये पर सख्त शर्मिंदा था और कल से आपका इंतज़ार कर रहा था कि आपसे सॉरी कर सके।
जी मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है। वो दांत पीसते हुए बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली थी। इसके बाद वो निगहम के साथ अलगाया के मज़ामीन डिस्कस करने लगी। कुछ ही दिनों में वो मिसेस फाकिया अनवार के साथ खासी बेतकल्लुफ़ हो गई। इसमें इसकी खुश मिजाजी को कोई दखल नहीं था, बल्कि मिसेस अनवार थी ही इतनी अच्छी कि उनसे दोस्ती करने को जी चाहता था। उसने उनके बारे में पहले दिन जो तासुर कायम किया था वो कुछ ही दिनों में ज़ाइल हो गया। वो हर रोज़ कुछ वक्त उनके पास ज़रूर बैठती और दोस्ताना माहौल में इनसे बातचीत होती रहती थी। उनको भी अपनी शख्सियत में शाहाना तमतराक रखने वाली मुनफरिद सी लड़की बहुत भाई थी। उनकी पसंदीदगी की एक अहम वजह अपने इकलौते देवर की रोज़ बरोज़ बढ़ती वारफ्तगी भी थी। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने निगहम को इसी कॉलोनी के एक और घर में ट्यूशन दिलवा दी और वक्त भी ऐसा मुकर्रर करवा दिया कि वह अलगाया को पढ़ा कर फारिग होती तो दूसरे घर में पढ़ाने का वक्त हो जाता। निगहम अपनी आमदनी में इजाफे के बाइस कुछ मुतमईन तो थी, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाना किस कदर मुश्किल काम है इसका इसे पहले से हरगिज़ कोई अंदाज़ा नहीं था। घर में अगर कभी वो भतीजे और भतीजी को पढ़ाने बैठती तो इन्हें इस कदर मारती कि वो कई कई हफ्ते इसके साय से भी डरते रहते। लेकिन इन बड़े घरों में तो बच्चों से मारपीट का कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं था। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर ज़ब्त करते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। 4 से 6 बजे तक का वक्त इसके लिए किसी कड़े इम्तहान से कम नहीं था। बाज़ औक़ात तो बच्चे से इतना ज़िद कर देते कि वो बेख्तियार उनकी खाल उधेड़ने को मचलने लगती। लेकिन ये नाजुक मिजाज लाडले बच्चे तो मार के नाम से भी नाशना थे। अलगाया को तो जैसे खामोशी और सुकून से बैर था। वो अजीब व गरीब बेसरोपा सवालात कर करके इसका नाक में दम कर देती, और ऐसे वक्त में जब इसका पारा बहुत चढ़ा हुआ होता ताबिश इसका ज़ब्त आजमाने पर तुल जाता और इसे इस बेतरह चिढ़ा देता कि वो गुस्से से फट पड़ती। ताबिश की लंतरानियाँ तो अब मामूल की तरह लगने लगी थीं। बल्कि अगर वो किसी दिन घर में मौजूद ना होता तो निगहम को बेउनवान से इस तरह का एहसास होने लगता। लेकिन ऐसा शाज़ो नादिर ही होता था। बाज़ औक़ात तो इसे शक होने लगता कि वो ख़ास तौर पर इसकी खातिर 4 से 5 बजे तक का वक्त घर पर गुजारता था। और ये ख्याल कुछ ऐसा गलत भी नहीं था। वो जितना वक्त अलगाया के साथ मौजूद रहती वो ड्राइंग रूम के आसपास मंडलाता रहता। न जाने इसकी बेचैनी में प्यार का कोई रंग था या वो खुद ही किसी ऐसे रंगीन पर्दे की ओर से देखने लगी थी कि इसे ताबिश के हर अंदाज में प्यार ही प्यार नज़र आता था। धीरे धीरे वो धड़कन के सुरताल में राग बनकर बस गया था। रातों की चुप में कुछ ख्वाब सता रहे, पलकों की मुंडेरों पे भी उतार आते और सारी रात पलकें न झपकाती कहीं इस तारे टूट कर रेत ना हो जाएं। मिस, हमें लॉन में बैठना होगा, लाइट गई हुई है और जनरेटर भी ख़राब है। अलगाया ने इत्तला दी थी। वो लॉन में चेयर्स पर आ बैठे। फ़ज़ा में बादलों की आहट सुनकर बेख्तियार इसका मूड अच्छा हो गया था। मौसम की सांसें बरखा रुत के खुमार से बोझल थीं। इसके मन में उमंग जागी कि धनक की पाजेब पहनकर तितलियों के बेचैन रक्स में शरीक हो जाए और ये अनमोल लम्हे यूं ही ठहरे रहें। न जाने कितनी देर बेखुद से लहरों के दोष पर झोलती रही। अलगाया ने उसकी महवियत को तोड़ दिया। इसकी आवाज़ के पत्थर से ख़यालात की रुपहली जंजीर की कड़ियाँ टूट गई थीं। क्या बात है, वो जहर खान लहजे में गोया हुई। इसे अलगाया की बेजा मुदाखलत सख्त नागवार गुजरी थी। मिस, आप मुझे इस तितली जैसी लगती हैं। इसने उंगली से एक बेहद शौक रंगों वाली बड़ी सी तितली की तरफ इशारा किया जो अभी उनके करीब से एक नीची उड़ान भरकर गुजरी थी और अब दीवार से लिपटी इश्क पेचा के सब्ज़ लम्स को महसूस करने की जस्तजू में इसका रंगीन बदन मुसलसल हलकौरे ले रहा था। अलगाया की बात सुनकर इसने पहले तितली फिर अलगाया को घूरा। बड़े अफसोस की बात है अलगाया, अपनी टीचर तुम्हें कीड़े मकोड़ों जैसी लगती हैं। आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? क्या मेरी बात अच्छी नहीं थी? बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बल्कि बहुत बुरी थी। क्या तुम्हें मेरी 6 टांगें, 2 पर, मेरे सर पर 2 एंटीने नज़र आ रहे हैं? इसने तुंद आवाज़ में पूछा। नहीं तो। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में सर हिलाने लगी। तो फिर मैं तितली कैसे हो गई? वो अलगाया ही क्या जो खामोश बैठ जाए, वक्फे वक्फे से किसी नई गुत्थी में उलझ जाती और इसके सुलझाव के लिए निगहम के सर हो जाती। चलो अब तुम छुट्टी करो, तुम्हारे कारी साहब के आने का वक्त हो गया। वो दुखती कनपट्टियों को दबाते हुए भींची भींची आवाज़ में बोली। अलगाया ने अपनी खुदा दाद सलाहियतों के बलबूते पर सिर्फ 45 मिनट के कलील अरसे में इसके दिमाग की चूलें हिला कर रख दी थीं। इसके जाने के बाद निगहम ने इत्मीनान की तवील सांस ली और उठकर यूं ही बेमकसद टहलने लगी। अभी इसका जाने का कोई इरादा न था। इस ख्वाबनाक माहौल का तकाजा था कि वह कुछ देर यहीं ठहर जाए। हवा के हाथ साज फितरत के तारों को झंझना कर ऐसी नगमगी पैदा कर रहे थे कि जिस्म का रुआं रुआं इस अनोखी लय पर रक्सा हो गया। उसकी निगाहें अंगूर की इस बेल में इस तरह उलझी थी कि वो कई लम्हे मबहूत सी खड़ी रही।
वो दरअसल इस तरह पुश्त किए बैठी हुई थी, इसलिए अब तक शेड पर चढ़ी हुई अंगूर के गुच्छों से लदी लदी फंदी बीसियों बल खाती हुई बेल उसकी नज़रों से ओझल थी। इसने आगे बढ़ने के लिए कदमों को जुम्बिश देना चाहिए, लेकिन कदम तो जैसे वहीं जमकर रह गए थे। रस टपकाते सब्ज अंगूरों की खुली तरगीब को नज़रअंदाज कर देना इसके बस से बाहर था। बेचारे अंगूर कैसे मुंह लटकाए तरस रहे हैं कि कोई इनको प्यार से नोच खसोट कर इनका मकसद हयात पूरा कर दे। और अपनी इस्तादाद से बढ़कर बोझ संभाले हुई थकन से चूर बेल कैसी मिस्कीन लग रही है। वह अंगूरों की बेल का दुख अपने दिल में महसूस कर रही थी। इस घर के लोगों की बेहिसी तो इंतहा को पहुंची है, और अगर मैं ये काम करूंगी तो इसे एक नहायत ही नामुनासिब नाम दिया जाएगा। शेड के नीचे कुर्सी रखते हुए इसके जहन में चोरी का लफ्ज़ लहराया तो एक लम्हे के लिए इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उस्ताद तो कौम का मेमार होता है, और एक मेमार बाग उजाड़ने जैसी तखरीबकारी का मुर्तकिब कैसे हो सकता है। ये सारे अकवाल तो उस्ताद के बारे में हैं, जबकि मैं तो उस्ताद नहीं हूँ। इसने एक नहायत मजबूत दलील से सारे अंदेशों के परखचे उड़ा दिए। कमर के गिर्द दुपट्टे को गांठ देकर इसने सोचों की बंदिश का एहतमाम भी कर दिया था। कुर्सी पर कदम रखने से पहले इसने आखिरी दफ़ा इधर उधर देखकर अच्छी तरह इत्मीनान किया था। इसने एक ऐसे उम्र रसीदा गुच्छे का इंतखाब किया जो इसके ख्याल में ज़िंदगी का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा था, और अभी इसकी मुश्किल आसान कर रही थी कि आसाब को झंझोड़ देने वाली आवाज़ ने इसके जिस्म की डोलती नाव को भंवर के स्पुर्द कर दिया। खासी देर तक तो इसे खुद पर भी उसे साने की नोयत समझ ही ना आ सकी। बस ऐसा लगा जैसे ज़मीन आसमान डोलने लगे हों। शायद उसने बेल के नाजुक सहारे को थामने के लिए तगोदो भी की थी, जिसके नतीजे में हरमा नसीब इसके साथ ही शिकस्तगी से हम किनार हो चुकी थी। दर्द के टेसों ने दिमाग पर छाए अंधेरे पर गलबा पाया तो इसने धुंधलाई आंखों से अपने करीब ताबिश को नीडों की जंजीर थामे हुए खड़े देखा। हलक से निकलती कराहों का गला घोंटते हुए लरसते वजूद के साथ उठने की कोशिश में बुरी तरह डगमगा गई थी। पहली बार इसे एहसास हुआ कि दर्द में बाएं टखने में था, और दर्द की शिद्दत से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि अगर हड्डी नहीं टूटी थी तो भी कम अज़ कम ज़बरदस्त मोच ज़रूर आ चुकी थी। तो आप डकैती की वारदात कर रही थी। अच्छा हुआ जो मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना आपने तो हमें अच्छा खासा झटका लगा दिया था। ताबिश की शोख आवाज़ उसकी समातों से टकराई। जवाब में इसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन आंसुओं से रुंधे गले से आवाज़ ही ना निकल सकी। बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। पैर पर हल्का सा दबाव भी नाकाबिले बर्दाश्त अजियत का बाइस था। अरे आप तो मुझे यूं घूर घूर कर देख रही हैं जैसे मुजरिम आप नहीं मैं हूँ। हालांकि आप सेहते जुर्म से इनकार करने की पोजीशन में हरगिज़ नहीं है। माल मसरूका इस वक्त आपके हाथ में लटक रहा है। इसने अंगूरों के गुच्छे की तरफ इशारा किया जो अभी तक इसकी मुट्ठी में भिजा हुआ था। खजालत से बेहाल होते हुए इसने जल्दी से गुच्छे को नीचे फेंक दिया और आंखों से उमड़ने वाले आंसुओं को रोकने के लिए बुरी तरह होंठ कुचलते हुए ज़मीन पर नज़रें जमाए खड़ी रही। तो इसका मतलब है आप यूँ नहीं मानेंगी। चलिए मैं आपको ले जाकर पुलिस स्टेशन में जमा करवा दूँ। वो इसकी कैफियत से बेखबर अपनी तरंग में कहे जा रहा था। आप इंसान नहीं जानवर हैं। आपको ज़रा बराबर एहसास नहीं कि आपके बेहुदा मजाक के बाइस में किस कदर तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। आंसू में भीगी आवाज़ बमुश्किल लरसते होंठों से बरामद हुई। दर्द सहते सहते इसकी हिम्मत जवाब देने लगी और आंसू जब्त के बंद तोड़कर आंखों से बह निकले थे। इसकी आवाज़ में दर्द की आमेजिश और रुखसारों पर बहते आंसुओं को देखकर ताबिश के होंठों पर खेलती मुस्कुराहट यकदम मादूम हो गई और चेहरे पर नदामत के साए लहराने लगे। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? क्या बहुत ज़्यादा चोट लगी है? इसके लहजे से तफक्कुर झलकने लगा था। आपको क्या, चाहे मेरी जान चली जाए। आप तो अपने मजाक के शानदार नताइज देकर कह कहे लगाएं। इसने बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए जाने के लिए कदम बढ़ाए तो पैर की दुखन के बाइस बुरी तरह लहरा कर रह गई। इसकी चाल में लड़खड़ाहट देखकर ताबिश जल्दी से आगे बढ़ा। प्लीज़, आई एम सॉरी, आप बैठ जाएं, मैं अभी मेडिकल बॉक्स लेकर आता हूँ। मेरे ख्याल में आपके पाँव में मोच आई है। घुटनों के बल नीचे बैठकर इसके पाँव की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, लाइए मैं जूता उतार दूँ। खबरदार, जो आपने मुझे हाथ लगाया। वो बिदक कर पीछे हटी थी। मैं कोई सीधी सादी मासूम लड़की नहीं हूँ जो आप जैसों के हथकंडों को ना समझ सकूँ। मेरी टूटी हड्डी को टटोलने के बहाने आप मेरा पैर छूना चाहते हैं। हट जाएं, मुझे आपकी आशिकाना हमदर्दियों की कोई ज़रूरत नहीं। वो दांत पर दांत जमाए डोलती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। ठहरिए तो, मुझे पता है आप सीधी सादी नहीं हैं। जाहिर है जो लड़की दिन दिहाड़े किसी के घर में डाका डाले वो सीधी सादी कैसे हो सकती है। लेकिन मेरी मासूमियत पर शक न कीजिए। मेरे हाथ से न सही किसी डॉक्टर से इलाज करवा लें। वो इसके पीछे आते हुए बोल रहा था।
लहजे में पहले वाली शौखी अक्सर मफकूद थी। वो रुकी नहीं थी। हर उठते कदम के साथ ऐसी टेस उठती कि दिमाग झंझना जाता। आंसुओं के बाइस आंखों के सामने धुंध की चादर सी तनी हुई थी। ताबिश इसके करीब से गुजरता पोर्च की तरफ दौड़ पड़ा था। गाड़ी लाकर उसके करीब रोकी और उतरकर पिछली साइड का दरवाज़ा खोल दिया। माना क्या बड़ी तो रम खान है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। सीधी तरह गाड़ी में बैठ जाएं, वरना मुझे दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसने दरश्तगी से कहते हुए इसे बाजू से पकड़कर गाड़ी में धकेल दिया। सारे रास्ते आंखों पर हाथ रख के रोती रही थी। ताबिश ने घर का एड्रेस पूछने के अलावा इससे कोई बात नहीं की। डॉक्टर से फारिग होने के बाद इसे घर के दरवाजे पर उतार कर वो जन से गाड़ी निकाल कर ले गया। इसने झूठ बोलकर बड़ी मुश्किल से घर वालों को पाँव की चोट के बारे में मुतमईन किया, लेकिन कोई ऐसी फांस थी जिसकी चुभन सांस के साथ तन मन में बस गई थी। इसने रंगीन लम्हों के झिलमिलाते अक्स से दिल पर मोहब्बत को जो नक्श उभारा था, दुख की धूप इसके रंग उड़ाकर ख्याल ख़ुद को मिटा रही थी। ये रात दिल की दीवारों से लिपट लिपट कर बहुत आहिस्ता ढली थी। सुबह वो देर तक बिस्तर पर लेटी कसलमंदी से करवटें लेती रही। रात भर में पाँव की सूजन खासी बढ़ गई थी, इसलिए कॉलेज जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। भाभी ने 2-3 बार इससे नाश्ते के लिए पूछा, लेकिन इसका जी कुछ खाने को नहीं चाह रहा था, इसलिए इनकार कर दिया। वो खासी देर से एक ही पोजीशन में लेटी खाली खाली नज़रों से छत को घूर रही थी कि आमिर बड़े राजदाराना अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ और इसके पास झुककर सरगोशी में पुकारने लगा, बात सुने फुप्पो, क्या है? इसने नज़रों का जाविया बदल कर मुस्तफसराना अंदाज में इसे देखा। काली गाड़ी में एक आदमी आया था और यह आपके लिए देकर गया है। इसने कमर के पीछे छुपाया हुआ फूलों का बुके और कार्ड उसकी तरह बढ़ाया। वो कह रहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए और ये चीज़ें मैं सिर्फ आपको ही दूँ। वो धीमी आवाज़ में तफसील बताने लगा। निगहम ने खाली जहनी की कैफियत में हाथ बढ़ाकर दोनों चीज़ें इससे ले ली। इधर बैठकर बताओ कौन देकर गया ये चीज़ें? इसकी आवाज़ में खुशगुमानियों के रेशमी फसल सरसराने लगी थी। लंबा सा था, बड़ा ही गोरा चिट्टा। इसने मुझे इतने छोटे से काम के लिए इतने ढेर सारे पैसे भी दिए हैं। वो जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर खुशी से हाथों में बल देने लगा। निगहम ने झपट कर नोट इसके हाथ से छीन लिया और इसे धक्का देकर चारपाई से उठाते हुए बोली, चलो भागो यहाँ से, और ख़बरदार इस बात का किसी से जिक्र किया तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँगी। शर्म नहीं आती राहगीरों से पैसे बटोरते हुए? अपनी शानदार कारकर्दगी के सिले में मिलने वाले इस इनाम पर आमिर का चेहरा बुझ सा गया। कुछ देर एक सदमे की कैफियत में खड़ा इसे देखता रहा, फिर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते वापस मुड़ गया। इसकी बुड़बुड़ाहट वाज़े तो नहीं थी, लेकिन होंठों की जुम्बिश से निगहम के जहन में अल्फाज का जो खाका उभरा, इसने इसके तन बदन में आग सी भड़का दी। वो लंगड़ी चुड़ैल या इसी से मिलता जुलता नहायत हौलनाक लक़ब था जो इस पर दागने के बाद आमिर साफ बचकर निकल गया था। इधर वापस आओ, क्या कह रहे थे मुझे? इसने चीख कर जाते हुए आमिर को पुकारा। मैं तुम्हारी बाछे चीर कर कानों तक कर दूंगी। मैंने कुछ नहीं कहा फुप्पो। वो दरवाजे में रुक कर घिघियाया और दूसरे लम्हे भाग खड़ा हुआ। अगर निगहम का पाँव इजाज़त देता तो वो हर मुमकिन हद तक इसका ताक़ुब करती, लेकिन इस वक्त मजबूरी थी, इसलिए वो सिर्फ दिल महसूस कर रह गई। आमिर के जाने के बाद वो इसकी लाई हुई चीज़ों की तरह मुतवज्जा हुई और धड़कते दिल के साथ हाथ बढ़ाकर विश कार्ड उठा लिया। ज़िंदगी की खूबसूरती का एहसास दिलाते गहरे सुर्ख गुलाबों को एक नज़र देखने के बाद कार्ड खोलकर पढ़ने लगी। तहरीर पर नज़र डालते ही इसकी सांसें प्यार की धीमी आंच से सुलगने लगी थी। एक एक लफ्ज़ जज्बों की बात से महका हुआ था और लिखने वाला यकीनन ताबिश के सिवा कोई और नहीं था। डियर निगहम, माजरत, माफ़ी जैसे अल्फाज आपको मेरी ज़ात से पहुँचने वाली तकलीफ़ के सामने बहुत छोटे और हीच हैं। इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी खूबसूरत आंखें आंसुओं के लिए नहीं हैं, इन्हें तो काजल की सुंदरता अता करने के लिए तख्लीक किया गया है। आप नहीं जानती कि आपकी आंख से गिरने वाला एक एक आंसू मुझे दजला की गहराइयों में गर्काब करता रहा है। मैं कल से जिस घुटन में सांस ले रहा हूँ, न जाने अब तक कैसे ज़िंदा हूँ। मैंने आपके लिए कुछ गुलाब चुने हैं, खारों से उलझते उलझते मेरी उंगलियाँ छलनी हो गई हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी सांसों की महकती हरारत का लम्स देंगी तो मेरा ज़ख्म जहाँ शबनम की शगुफ्ता फुआरों से आसूदगी कशीद कर लेगा। इसने कई बार पढ़ डाला और आगे लिखा था फ़कत आपका। ताबिश और इस कदर एहसास तहरीर इसे अपनी बसालतों पर फ़रेब का गुमान होने लगा। दिल प्यार की धुन पर रक़्स में मगन था और वो अपने गिर्द नादीदा किरणों का हाला महसूस कर रही थी, जो यकीनन इसके वजूद से फूटते मोहब्बत के नूर का परतू था।
तो मेरे सौगवार हुस्न ने उसके दिल की बस्ती को ज़ेर ज़बर कर ही दिया। हुस्न के आंसू इश्क से कहाँ सहमे जाते हैं। इसने एहसास तफाखुर में घिरते फूलों को उठाकर अपने चेहरे से करीब कर लिया और इनसे फूटती चाहत की खुशबू को मन में बसाने के लिए गहरी सांस ली, जैसे फूलों को सूंघने के लिए नाक के करीब लाई। इसे एक झुरझुरी से आई थी और इसने बुके को यूं झटक कर फेंक दिया जैसे अनजाने में जहरीला बिच्छू हाथ में ले लिया। इसने नाक में होने वाली खुजली को रोकने के लिए नाक बुरी तरह मसल डाली। शायद इसके हिस्से शामा प्यार की इस निराली महकार को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए इसे छींक पर छींक आने लगी। फूलों पर बड़े चाव से छिड़की गई सुर्ख मिर्चों ने इसे चंद ही लम्हों में काबिले रहम हालत में पहुंचा दिया। जलन के बाइस आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था और छींक के रुकने में ही ना आ रही थी। वो तकरीबन गिरने वाले अंदाज में चारपाई से नीचे उतरी और एक टांग पर उछलते हुए किसी न किसी तरह खुद को घसीट घसाट कर वाशरूम तक ले आई थी। इतनी सी देर में यूं हाँफने लगी थी जैसे कहीं दूर से भागती हुई आई हो, उजलत में चेहरे पर ठंडा पानी बहाते हुए। इसने जलती आंखों से आईने में अपने अक्स को देखा तो नाक सूजी हुई सुर्ख हो रही थी और चेहरे के अजलात हौले हौले कपकपा रहे थे। चंद लम्हे वाश बेसन को थामे फूली सांसों को बहाल करने की जिद्दोजहद में निढाल सी खड़ी रही, फिर एक पाँव पे उछलते हुए वाशरूम से बाहर आ गई। अम्मा जो किसी काम से इधर आई थी इसे उछलता देखकर ठिठक गई। क्या हो गया लड़की, टूटे पाँव के साथ क्यों कुदकड़े लगाती फिर रही है? कोई काम था तो मुझसे या समिया से कहा होता। अम्मा वो कराहते हुए उनके सीने से जा लगी। वो इसे सहारा देकर चारपाई तक ले आई। क्या बहुत दर्द है? वो इसका सर सहलाते पूछ रही थी। हाँ बहुत, इतना कि सहा नहीं जा रहा। वो इनके आगोश में मुंह छुपाए सिसक रही थी। प्रेम झूला झूलते हुए इतनी बुलंदी से मुंह के बल गिरी थी कि जिस्मों जहाँ जख्मों से चूर चूर हो गए थे। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं मरहम लगा देती हूँ, अभी दर्द दूर हो जाएगा। अम्मा, किसी की बेहिसी ने दिल पर जो घाव लगाए इन पर मरहम कौन रखे? वो पूछना चाहती थी लेकिन कह ना सकी। 2 दिनों में सूजन उतर गई और वो चलने फिरने के काबिल हुई तो कॉलेज जाने लगी, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने नहीं जा रही थी। अम्मा ने पूछ पूछ कर जान अजाब में कर दी। बच्चों को पढ़ाने क्यों नहीं जाती हो? अम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब अच्छी हो जाऊंगी तो जाने भी लगूंगी। इस लड़की के मन तक भी निराली है। कॉलेज जाने के लिए भली चंगी और ट्यूशन पढ़ाने को तबीयत ख़राब है। घर में भाई 4 पैसे आते से अच्छे नहीं लगते, खुद ही बोल बोल कर खामोश हो जाती। अगले रोज़ भाई ऑफिस से आते इसे बताने लगे, आज तुम्हारी स्टूडेंट अलगाया की अम्मी का फ़ोन आया था। तुमने इन्हें घर का एड्रेस नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने ऑफिस में मुझसे फ़ोन पर रब्ता किया। तुम्हारे लिए तो बहुत ही परेशान थी। मैंने तुम्हारी चोट का बताया तो बहुत फ़िक्रमंद हो रही थी। मैंने इन्हें कह दिया कि तुम कल आओगी। आपने मुझसे पूछे बिना कैसे कह दिया? इसके लहजे की तलखी पर भाई ने चौंक कर इसे देखा। आखिर तुम क्यों नहीं जाना चाहती? कोई वजह तो हो। बस मैंने कह दिया, मेरा जी नहीं चाहता कि कोई मुझे इसके लिए मजबूर भी ना करे। कतियत से कहते हुए उठकर कमरे में चली आई थी। फूफो, दादी आपको बुला रही हैं, मेहमान आए हैं। ज़ैनी से पैगाम देकर जवाब का इंतज़ार करने लगी। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। सर पर दुपट्टा जमाते हुए कमरे से निकली तो दालान में फाकिया आपी और ताबिश को अम्मा के साथ बैठे देखकर एक लम्हे के लिए ठिठक कर रुक गई। दूसरे ही पल आगे बढ़कर फाकिया आपी को सलाम करने के बाद उनके पास ही कुर्सी पर बैठ गई। कहीं ताबिश ने अंगूरों वाला किस्सा अपनी भाभी को ना सुना दिया हो। अगर उन्होंने अम्मा के सामने जिक्र कर दिया तो बात बहुत बिगड़ सकती है। सोचकर इसकी हथेलियाँ पसीने से भीगने लगी थीं। इसने ताबिश की तरफ देखा लेकिन उसके चेहरे से कुछ अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वह आमिर को गोद में बिठाए मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए इसके कानों में खुसर फुसर में मसरूफ़ था। अब कैसी तबीयत है निगम? फातिमा फाकिया आपी से खामोश बैठा देखकर पूछने लगी। जी मैं। अरे बेटी, इसे क्या होना है? ज़रा सा पैर में बल आ गया था, अब तो कोई तकलीफ़ नहीं रही। अम्मा दरमियान में कूद पड़ी थी, बिल्कुल घोड़े की तरह दुड़ंगे लगाती फिरती है। अम्मा की इस नाशाइस्तगी पर इसके मुंह का जाविया बिगड़ गया और इसने इन्हें घूर कर खामोश रहने की तंबीह की, लेकिन वो इसकी तरफ देख ही कब रही थी जो इसके घूरने का कोई असर लेती। ये न समझना निगम कि मैं अपने मतलब को तुम्हें पूछने आ गई हूँ। ये सच है कि आजकल अच्छे ट्यूटर्स का मिलना बहुत मुश्किल है और तुम्हारे पढ़ाने के अंदाज से मैं मुतमईन भी बहुत हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी छोटी बहनों की तरह अजीज़ भी हो और सच मानो तो ये तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे यहाँ ले आई। वो इसके हाथ अपने हाथों में लेकर बड़ी शफीक मुस्कुराहट के संग बोल रही थी। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटी, आजकल ऐसे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं जो अपने नौकरों को इतनी इज्जत दें। अम्मा की इस गुलफ शानी पर वो दहल कर रहेगी। ताबिश के कहकहे ने रहे से आसान भी ख़ता कर दिए थे।
अच्छा, कल से तो तुम आने लगोगी ना? दानी की अम्मी भी तुम्हें कई मरतबा पूछ चुकी हैं। जी, दरअसल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मेरे अपने एग्ज़ाम्स में बहुत कम वक्त रह गया, मैं अब ट्यूशन के लिए शायद वक्त ना निकाल सकूं। इसको छोड़ दो बेटी, ये तो यूं ही बेतुका बोलती रहती है। अम्मा ने इसकी बात दरमियान में उचक ली थी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये कल से काम पर आने लगेगी। उन्होंने बड़ी फैसला कुन अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा। इसके बाद भी इसने कई दफ़ा कोशिश की कि फ़ाकिहा आपी से खुलकर बात करे, लेकिन अम्मा ने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। कुछ ही देर में अम्मा ने ज़ुबान के ऐसे ऐसे मार के दिखाए कि इसका खून खौल कर रह गया। अगर तुम्हें आने जाने में कोई मसला है तो ताबिश गाड़ी लेकर आ जाया करेगा। क्यों ताबिश? वो इससे बात करते ताबिश से पूछने लगी। मुझे भला क्या इतराज़ हो सकता है, लेकिन अगर ये हाँ कर दें तो। बड़ी मायने खेज़ अंदाज में बोला था। इसने झुलसती निगाह ताबिश पर डाली। एक लम्हे के लिए नज़रों का बाहम तसादुम हुआ तो ताबिश ने इसे आंख मार दी। इसने सट पटाकर पलके झुका लिया और एक नाजेबा सी गाली नौ के ज़ुबान पर आकर दम तोड़ गई। तुम बहुत चुप चुप हो निगहम, क्या मुझसे कोई नाराज़गी है? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फ़ाकिया आपी के इस्तफसार पर जल्दी से बोल पड़ी। तो अब मैं मुतमईन हो जाऊं कि तुम अलगाया को पढ़ाने आओगी? जवाब में इसने बेजान से अंदाज में सर हिला दिया। अच्छा आंटी, अब हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अरे बेटी, अभी तो तुम आई हो, 2 घड़ी बैठ कर जाना। वो समिया चाय लेकर आ रही है। जा आमिर, भाग के बावर्ची खाने में जा, अपनी माँ से के जल्दी चाय लेकर आए। अम्मा ने बड़े इसरार से इन्हें चाय के लिए रोक लिया था और वो लोग दहलीज पार करके बाहर निकले तो इसे आमिर को कंधों से पकड़कर रोकना पड़ा। वो शायद इनके साथ ही जाना चाहता था। फुप्पो, ये वही था जो फूल देकर गया था। दबे दबे जोश से इसे बताने लगा। बकवास बंद करो, और तुम इसकी गोद में क्यों चढ़े बैठे थे? तमीज़ तो छू कर नहीं गुजरी तुम्हें। इसने आमिर को एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर जानबूझकर इसकी जानिब से नज़रें फेर लीं, क्योंकि वो कुछ बुड़बुड़ा रहा था और इस बुड़बुड़ाहट का मफहूम वो हरगिज़ नहीं समझना चाहती थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी इनकार करने की? तुम्हें तो इसी रोज़ से उनके घर जाना चाहिए था जब तुम्हारे पाँव की मोच ठीक हो गई थी। इसकी पूरी बात सुनकर आमना इस अंदाज से गोया हुई जैसे उसकी अकल पर मातम कर रही हो। आमना पूरे कॉलेज में वो वाहिद लड़की थी जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर लेती थी। दोनों के मिजाज में तंदी थी, इसलिए खूब निभ रही थी। क्या मतलब? इसने भवें उचकाईं। मतलब साफ है, तुम इस तरह का शदीद रद्द अमल दिखाकर इस पर यह जाहिर कर रही हो जैसे तुमने इसकी बात का बहुत असर लिया है। तुम्हारे ऐसे रवैये से तो इसके हौसले और बुलंद होंगे। इसने तुम्हारे साथ एक वाहियात मजाक किया और तुम इसे जान का रोग बनाकर बैठ गई। इससे तो यूँ लगता है जैसे तुम वाकई इसमें इंटरेस्टेड हो। निगहम इस बात पर आमना से नज़रें चुरा गई थी कि कहीं दिल का चोर इसकी आंखों में लहराता नज़र ना आ जाए। तुम्हें तो इस वक्त इसके मुंह पर थप्पड़ मार देना चाहिए था जब इसने तुम्हें कुर्सी से गिरा दिया था, और तुम हो कि इसके भेजे हुए फूल कार्ड वसूल करती फिर रही हो। और तुम्हें मशवरा किसने दिया था कि इन फूलों में अपनी नाक घुसेड़ दो? हिमाकत की भी कोई हद होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? निगहम के अंदाज में झुंझलाहट थी। तुम ये करो कि आज से अलगाया को पढ़ाने चली जाया करो और इस ताबिश को इस तरह इग्नोर करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कैसे मुमकिन है? तुम इसे नहीं जानती हो। इतना जिद कर देता है कि जवाब देने लगता है। क्यों मुमकिन नहीं है अहमक लड़की? यहाँ कॉलेज में तो बड़ी खूनखार बनी फिरती हो और इस लड़के के सामने तुम्हारी हालत भीगी बिल्ली से भी बुरी है। आखिर तुम इससे इतना दब क्यों रही हो? इसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब दो कि आइंदा के लिए तुम्हारा सामना करने से कतराने लगे। अब वो इसे क्या बताती? वो तो खुद हरदम इसका सामना चाहती है। मिर्चों वाले वाक़ये के सिलसिले में तुम बिल्कुल अनजान बन जाना। अगर वो तुमसे इशारतन जिक्र करे तो तुम साफ मुकर जाना। वो क्यों? क्यों का क्या मतलब है? आखिर तुम इतनी नासमझ कब से हो गई? आमना की झुंझलाहट अरूज पर थी। अगर तुम इसे अपना सोचा हुआ थोबड़ा दिखाओगी तो वो खुद ही समझ जाएगा कि इसकी बेहुदा शरारत शानदार तरीके से कामयाब हुई है और वो मज़ीद शेर हो जाएगा। तुम पहले की तरह मुस्कुराते हुए वैसी तमकनत के साथ इसके सामने जाओ जो तुम्हारी शख्सियत का ख़ासा है। यूँ रो बसोर कर इसकी खुशी का सामान क्यों कर रही हो? आखिर इसने तुम्हें समझ क्या रखा है? तुम इस पर साबित करो कि तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, और अगर वो दोबारा तुम्हारे साथ फ्री होने की कोशिश करे तो इसे ऐसी खरी खरी सुनाना कि तबीयत ही साफ़ हो जाए। अच्छा, बस भी करो। तुम तो मुझे यूँ ब्रीफिंग दे रही हो जैसे मैं किसी जंगी महाज पर रवाना हो रही हूँ। उकताए हुए अंदाज में उठ खड़ी हुई। जंगी महाज नहीं तो इससे कम भी नहीं। आखिर अना और वकार का मसला है, ये कोई मामूली बात तो नहीं। चलो कैफेटेरिया चलें, मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। निगहम मौजू बदलना चाह रही थी। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। दोनों वहाँ रवाना हो गई। वैसे आपस की बात है, मुझे तो फ़ाकिया आपी का किरदार भी मशकूक सा लग रहा है।
इसके साथ चलते हुए आमना ने पुरसोच अंदाज में उसकी तरफ देखा। कैसी बातें कर रही हो, अच्छी भली शरीफ खातून है। निगहम ने एहतजाजन इसे घूरा। इसके यूं घूरने पर मुस्कुराने लगी। ओहो, मैं वो वाला मशकूक नहीं कह रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि कौन इस तरह बच्चों के ट्यूटर्स के घरों में जाकर खैरियत दरियाफ्त करता है, और फिर तुम्हें वापस बुलाने के लिए इस कदर इसरार। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ट्यूटर्स की आजकल कौन सी कमी है? बेशुमार लोग अकेडमियों के चक्कर लगा लगा कर तलवे घिसाते फिर रहे हैं, और तुम कब किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हो कि तुम्हारे जाने का इन्हें इस कदर कलक हुआ। इन्हें तो 2-4 रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करके किसी और को रख लेना चाहिए था। मुझे तो देवर भाभी की मिली भगत लग रही है। तुम तो बाल की खाल ही उतारने लगती हो। अब मैं हूँ ही इतनी हसीन और पुरकशिश कि लोग मुझसे दूरी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इसने कदाए दिल रुबाई से बालों के लटकान के पीछे उड़सी और पल के झपका कर इसकी तरफ तस्दीक तलब नज़रों से देखा। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। अकल से तुम्हारा बैर साबित करता है कि तुम वाकई बेहद हसीन हो, क्योंकि अकल और हुस्न की आपस में सख्त मुखालफत हुआ करती है। वो जल कर बोली। बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो तुम इतनी ज़्यादा अक्लमंद हो, निगहम ने बरजस्ता कहा था। आमना अपनी कही हुई बात खुद पर उलटते देखकर महज तिल मिलाकर रह गई थी। फाकिया अपी ने इसे देखकर गैर मामूली खुशी का इजहार किया था, और अलगाया भी यूं खिली जा रही थी जैसे कोई मनपसंद खिलौना मिल गया हो। मिस, आप इतने दिन आई क्यों नहीं? क्या चाचू से लड़ाई हो गई थी? मैं आपको याद भी नहीं आती थी। सवालों का एक तवील सिलसिला था जो ख़त्म होने में ही ना आ रहा था। वो बेध्यानी से सुन रही थी। इसे एक अजीब से परेशानी का एहसास हो रहा था। ड्राइंग रूम की आराइश और फर्नीचर की तरतीब में कोई भी तब्दीली नहीं हुई थी। फिर भी एक खला था जो असाब को बेचैन कर रहा था। फ़ज़ा में रची उदासी की बास रूह को पज़मुर्दगी का लबादा उड़ा रही थी। तुम्हारे चाचू नज़र नहीं आ रहे? न जाने कैसे उसकी ज़ुबान से फिसल गया। अभी अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि ताबिश पर्दा हटाकर न खौफनाक रफ्तार से भागता हुआ इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसके हाथ में सफ़ेद गुलाबों का गुलदस्ता था, और इसकी रफ्तार के पेश नज़र निगहम सोफे से छलांग लगाने के लिए पर तोलने लगे। आसार बता रहे थे कि वो इस पर गिरकर ही दम लेगा, लेकिन इसके खदशे गलत साबित हो गए जब इसने बिल्कुल करीब पहुंचकर नहायत महारत से ब्रेक लगाए और गुलदस्ते वाला हाथ आगे बढ़ाते गुनगुनाया। मैं यहाँ हूँ और गुलों के इस नजराने के संग आपका स्वागत करता हूँ। इसने फूल तकरीर निगहम की नाक के साथ लगा दिए थे। अब इन पर कौन सी मैचिंग मिर्चें छिड़क कर लाए हैं। इसने एक झटके से ताबिश का हाथ परे हटाते जहरीले लहजे में कहा। उजलत में बात मुंह से निकल तो गई थी, लेकिन गलती का एहसास होते ही फ़ौरन खामोश हो गई। आप चुप क्यों हो गई? बोलिए ना, आपको मेरा तोहफ़ा कैसा लगा? तोहफ़ों के लेन देन से मोहब्बत बढ़ती है, सुना तो था, लेकिन आज साबित भी हो गया। अब देखिए ना, दूसरे तोहफ़े से मोहब्बत की तासीर इस कदर बढ़ गई कि आपने मेरा हाथ ही छू लिया। वो अपने बाएं हाथ की पोस्ट को रुखसार के साथ मस करके बड़ी खौफनाक अंदाज में गुनगुनाने लगा था। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन। निगहम इसकी निराली मंतक सुनकर छुई मुई सी बन गई। इसने तो इसके बड़े हाथ को हटाने के लिए ऐसा किया था, और वो बात को कहाँ से कहाँ ले गया था। चाचू, आप गाना न गाया करें। आपका गाना सुनकर सर में दर्द होने लगता है। अलगाया के मुंह बनाने पर इसने मसनूई खफगी से आंखें दिखाईं। और आप मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? हर वक्त मिस को तंग करते रहते हैं। मैं मामा से आपकी शिकायत करूँगी। निगहम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए हाथ में पकड़ी किताब चेहरे के सामने कर ली। अच्छा भाई, तुम तो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रही हो। अब मैं खामोशी से बैठकर देखूँगा कि तुम्हारी मिस तुम्हें क्या क्या पट्टियाँ पढ़ाती रहती हैं। हथियार डालने वाले अंदाज में सोफे पर बैठने के लिए झुका। नहीं चाचू, यहाँ ना बैठिएगा। वो जल्दी से बोल पड़ी। यहाँ नीडो ने चीची कर दिया था, आप इधर बैठ जाए। सिंगल सोफ़ा चेयर की तरफ इशारा करने लगी। चलो इधर बैठ जाते हैं। इसकी बात पर ध्यान दिए बगैर धम से सोफे पर गिरा, लेकिन दूसरे ही लम्हे यूं उछला जैसे सोफे में लगे स्प्रिंग खुल गए हों और उन्होंने इसे फ़ज़ा में उछाल दिया। इसके हलक से घुटी घुटी चीख भी बरामद हुई थी। निगहम ने कदा से उसके चेहरे पर नज़रें जमाईं तो इसके तासुरात देखकर एक दिल फरेब मुस्कुराहट ने इसके लबों की तराश में करवट ली। ताबिश के चेहरे पर जलजले के आसार थे और आंखों की पुतलियां कुछ फैल सी गई थीं। मैं कुछ इलाज मुआलजे के बाद अभी हाजिर होता हूँ, वो फटी फटी आवाज़ में बोलता हुआ कमरे से जाने लगा। इसके दोनों हाथ पैंट की पिछली जेबों पर धरे हुए थे और चाल में वाज़े लड़खड़ाहट थी। अलगाया लिखो, तौबा ये मतवाली चाल।
निगहम की इस्तेहज़ाइया गुनगुनाहट पर इसने कूल्हे पर हाथ रखकर मजरूह सी नज़रों से इसकी तरफ देखा और इसे बेतहाशा हंसते देखकर फ़ौरन ही गायब हो गया था। मुझे तो मतवाली नहीं लिखना आ रहा। अलगाया परेशानी से उसकी तरफ देख रही थी। अब रहने दो, लिखने की ज़रूरत भी नहीं रही। अलगाया कापी टेबल पर रखकर उठी और इस सोफ़ा चेयर का जायज़ा लेने लगी जिस पर बैठने के बाद ताबिश हादसे का शिकार हुआ था। कुछ देर के मुआयने के बाद आंखों में आंसू लिए निगहम की तरफ मुड़ी, गम में डूबी आवाज़ में बताने लगी, मिस, आपने तो कहा था चाचू को ज़्यादा दर्द नहीं होगा। इनकी तो चीख ही निकल गई। सोफे पर पिन्स हैं। इसके इंकशाफ पर निगहम हंसते हंसते दोहरी हो गई। आप हंस क्यों रही हैं? वो यूं इसे घोलने लगी जैसे इसकी जहनी सेहत पर शक कर रही हो। मैं भी पूछ कर आती हूँ, कहीं चाचू का खून तो नहीं निकला। वो जल्दी से बाहर को भागी और निगहम की आवाज़ देने के बावजूद नहीं रुकी थी। दिन रात और रात दिन के कालिब में ढल रही थी। हर गुजरता पल इसके दिल में जलते प्रीत के अलाव को मज़ीद भड़का के गुजर रहा था। ताबिश की इंतहा को पहुंची हुई लापरवाही इसके लिए आजमाइश बन गई थी। कभी इसके लफ्ज़ों की शबनम दश्ते ज़ात को जल थल कर देती। आमना गाहे बगाहे इसकी ब्रेन वॉशिंग कर रही थी, लेकिन जब वो खुद ही निजात की ख्वाहा नहीं थी तो किसी की नसीहतें से क्या दे सकती थी। वो जिस सुनहरी रेशमी जाल में उलझ गई थी, इससे दामन छुड़ाने की से कोई आरज़ू ही ना थी। वो दिन रात एक हैजान का शिकार रहती। इसके मिजाज में शगुफ्तगी तो पहले ही मफकूद थी, अब इस पर एक झुंझलाहट सवार होने लगी। रेग दश्ते तलब की तपिश इसके चेहरे पर शोले से खिलाई रखती। बच्चों के साथ इसका रवैया इस कदर सख्त हो गया कि वो इसे देखते ही सहम जाते। और सब तो इसके चिड़चिड़ेपन से नाला थे ही, लेकिन अम्मा को इसकी तुंक मिजाजी एक आँख ना भाती। वो जब भी ट्यूशन पढ़ाकर गुस्से में भरी घर में दाखिल होती, अम्मा इसे आड़े हाथों लेती। इस दिन भी वो घर आती ज़ैनी और आमिर पर चीखने लगी थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि इसकी पहली पुकार पर वो इसके पास नहीं पहुंच सके थे। आ गई मेरी डायन बच्ची। अम्मा की जहन में बुझी आवाज़ इसकी समात पर ताज़ियाना बंद कर लगी थी। जैसे ही घर से चीखने चिंघाड़ने की आवाज़ें आने लगें, मैं समझ जाती हूँ कि निगहम घर लौट आई है। वो खामोशी से होंठ चबाते हुए इन्हें देखने लगी। गुस्से से इसकी मुट्ठियाँ भींच गई थीं। क्या बाहर से किसी का लहू पी कर आती है जो घर में दरिंदी बन के दंदनाने लगती है? अम्मा खुदा के लिए चुप हो जाएं, आपको तो मुझसे खुदा वास्ते का बैर है। फट पड़ने वाले अंदाज में बोली। मैं क्यों चुप हो जाऊं? तेरी ये शोले उगलती ज़ुबान कौन पकड़ेगा? अम्मा कहाँ खामोश होने वाली थी। तो क्यों आग का गोला बनी रहती है? आखिर क्या जलन है तुझे? मैं तो ये सोच सोच कर हौलती रहती हूँ कि वहाँ बच्चों को मारती भी होगी। तो इन बड़े घरों के बच्चे बिल्कुल नाजुक ममोलो जैसे तो होते हैं। किसी दिन किसी बच्चे को उल्टी सीधी लग गई तो बैठी जेल में चक्की पीसती रहना। अहमद भाई भी इसे समझाने के लिए आगे बढ़े। निगहम, अम्मा की बात तो बिल्कुल सही है। तुम अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करो, वरना किसी दिन तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी भी हो सकती है। हर कोई मुझे ही अकल सिखा रहा है, जैसे मैं तो पागल हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए किस हद तक सख्ती की ज़रूरत है, और उनको सुधारने के लिए मारना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग खामखा अपने लफ्ज़ ज़ाया ना करें। लो और सुनो। मुँह लगाई डोमनी और गावे ताल बेताल। अम्मा के इस मुहावरे ने इसके रगो पै में शोले से भड़का दिया और वो तन फन करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आपकी फजूल बकवास सुनते सुनते मेरे कान पक गए। क्या आपको दुनिया में और कोई काम नहीं? निगहम पिछले 20 मिनट से ताबिश को बेतकान बोलते सुन रही थी और ख़ामोश रहकर इसे नज़रअंदाज करने की जिद्दोजहद भी कर रही थी, लेकिन उसकी ज़ुबान के रुकने की कोई सबील नज़र न आने पर ज़ब्त की तनाबे हाथों से छोड़ बैठी। जी, मुझे इसके अलावा और बेशुमार काम होते हैं, और अब आप ये तो ज़रूर जानना चाहेंगी कि वो कौन कौन से काम हैं। सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा और इसे तरदीद का मौका दिए बगैर खुद ही बताने लगा। मसलन मैं आपके आने का इंतज़ार करता हूँ और आपके जाने के बाद आपके दोबारा आने का इंतज़ार करता हूँ। यकीन कीजिए, मुझे तो एक लम्हे के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। आप जो भी करते हैं मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, बस मैं आपको 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे वाह, ये तो सफ़ेद झूठ है। इसने आंखें फैलाईं। आप तो खुद लाख जतनों से मुझे यहाँ बुलाती हैं। अभी कल ही की बात है कि आप अलगाया को नहायत राजदारी से बता रही थी कि आप कल 4 बजे के बजाय 3:30 बजे तशरीफ़ लाएंगी, और आपकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुझे इस मुकाम से तवील फासले पर टीवी लाउंज में बैठे हुए भी पहुँच गई। इस सिलसिले में आप क्या कहती हैं? इसकी बात किसी हद तक सच थी, इसलिए निगहम गड़बड़ा कर रह गई और कुछ देर इससे कोई जवाब ना बन पड़ा। मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि खामखा मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश ना किया करें। मैं कोई गांव की पसमानदा लड़की नहीं हूँ जो आपकी अय्यारियों को जांच ना सकूं। खिफ़्फ़त छुपाने की खातिर खासी बुलंद आवाज़ में बोली थी।
जी आपकी इस बात से तो मैं भी 100% इत्तफाक करता हूँ। आपसे ज़्यादा मॉडर्न लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्योंकि फ़ैशन की दुनिया में आपने जिन नई जहतों को मुतारफ़ करवाया, माजी में इनकी नज़ीर मिलना तकरीबन नामुमकिन है। जिद्दत पसंदी तो आप पर ख़त्म है। आपने फ़ैशन की रंगीनियों को नए ज़ाविया अता किए हैं। मैं पूछ सकती हूँ इस सारी बकवास का मकसद क्या है? वो बोल ही पड़ी। जी जी बिल्कुल, ज़रूर पूछें। आप ही के बारे में तो बात हो रही है और मैं यही बताने जा रहा हूँ कि एक कान में झुमका डालना, दूसरे को महरूम रखना, वाह क्या इनफरादियत है। इसकी बात सुनकर निगहम को कदमों तले ज़मीन सरकती महसूस हुई। बेख्तियार वो अपने कान टटोलने लगी। एक झुमके की गुमशुदगी को महसूस करके इसकी हालत दीदनी थी। होंठों के साथ दांतों पर भी लिपस्टिक लगाना, ऐसा अछूता ख्याल सिर्फ आपके दिमाग में ही आ सकता था। ताबिश का वाहियात बयान अभी जारी था। वो दुपट्टे के पल्लू से होंठ और दांत रगड़ते हुए इसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, लेकिन वो इसकी नज़रों से बेनियाज बोले चला जा रहा था। अभी शायद वो कुछ और भी सितम ढाना चाहता था और यही सोचकर निगहम का दिल डूब रहा था। बाएं हाथ की 3 उंगलियों के नाखूनों पर क्यूटिक्स लगाना और 2 पर महज चंद छींटे, जबकि दाएं हाथ। मैं कहती हूँ बकवास बंद करो। इसकी पोस्टमार्टम करती निगाहों से कुछ भी मख्फी नहीं रहा था। इसके सिंगार में जिन खामियों की निशानदेही वो कर रहा था, वो कुछ उजलत और कुछ भाभी की बेजा मुदाखलत के बाइस पैदा हुई थी। वो घर से निकलने से पहले भाभी की मेकअप किट से इस्तेफादा कर रही थी कि वो अचानक ही बग़ैर किसी इत्तला के आन धमकी, और वो जल्दी में हस्बे मंशा फाइनल टचेज़ ना दे सकी और शायद एक झोंका भी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा रह गया था। आपको जुर्रत कैसी हुई कि आप इस कदर बारीकी से मेरा जायज़ा लें? इसकी आवाज़ गुस्से से लरज़ रही थी। इस तरह दहाड़ने से इसका मकसद ख़ुद पर लगाए गए इल्ज़ामात को धोना था। मैं आपको ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजूंगी कि आपके कान धुआं देने लगेंगे। ज़हे नसीब जो आप मुझे प्यार से कोई नाम दें। इसकी ढटाई में चंदा फ़र्क नहीं आया। इन वाइकसाम की दमदार गालियाँ निगहम के जहन में कुलबुलाने लगी, लेकिन अनवार साहब को ड्राइंग रूम में आते देखकर ज़ुबान तालों से चिपक कर रह गई थी। वो निगहम की मौजूदगी में शाज़ो नादिर इधर आते थे। मिस निगहम, आपसे माजरत कि आपको बेजा इंतज़ार की जहमत उठाना पड़ी। लहजे में बड़ी संजीदगी बुर्दबारी लिए से मुखातिब थे। इसके मामा ने इसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी नींद टूटने में ही नहीं आ रही थी। अब अगर मज़ीद तंग किया जाएगा तो वो रोने लगेगी। रात को 2 बजे तक वीडियो गेम खेलती रही, इसलिए बेसुध पड़ी है। आप प्लीज़ कल आ जाइएगा। बात मुकम्मल करके फ़ौरन ही वापस मुड़ गए। ऐसा भी क्या लाड दुलार, 2 झापड़ मारकर बिस्तर से नीचे पटक दें, खुद ही साहबजादी के होश ठिकाने आ जाएंगे। इसने मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाते हुए टेबल पर धरा पर्स उठाया और जहर आलूद नज़रों से ताबिश को घूरते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। ताबिश भी उठकर इसके पीछे लपका था। अगर आप कुछ देर रुक जाती तो मैं आपको बताता क्या मुजस्सम हुस्न है। वो इसके पीछे आते हुए तेज़ तेज़ बोल रहा था। आपके हुस्न की यकताई का अहम सतून आपकी नन्ही मुन्नी सुनहरी सी मूंछें, जो लड़कियों में खाल खाल ही देखने में आती हैं। क्या? वो ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। वो और भी कुछ कह रहा था, लेकिन निगहम ने कानों में उंगलियां ठूंस ली थी। घर पहुंचकर आईने के सामने विराजमान हो गई और अपने अक्स को घूर कर नादीदा मूँछों को देखने की जिद्दोजहद करने लगी। इसकी जिल्द इतनी शफाफ और बेदाग थी कि इसे कभी थ्रेडिंग या वैक्सिंग जैसी लगवियात की ज़रूरत ही महसूस ना हुई थी। हाँ, अलबत्ता चेहरे और बाजुओं पर हल्का सा सुनहरी रुआं मौजूद था, जो इसकी खूबसूरत जिल्द की आबोताब में इजाफे का बाइस ज़रूर था। लेकिन इसे मूँछों जैसा हौलनाक नाम किसी तौर नहीं दिया जा सकता था। इस कमबख्त ताबिश ने न जाने क्या देखकर ऐसा जहर उगला था। तशवीश के बाइस सारी रात इसे नींद ही ना आ सकी और वह बार बार अपने ऊपरी होंठ पर उंगलियां फेर कर ख़ुद को तसल्ली देती रही कि परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन दिल में होने वाली खतबत किसी तरह मौकूफ़ ना हुई। सारी रात करवटें बदलते गुजर गई। अगले रोज़ कॉलेज जाती आमना के सर हो गई। निगहम की अजीब व गरीब फरमाइश सुनकर हैरान रह गई थी और इसने खास ही पसो पेश से काम लिया। निगहम के बढ़ते हुए इसरार के सामने इसे मानते ही बन पड़ी। वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल की बैक साइड पर सीढ़ियों पर आन बैठी। देख लो निगहम, ये ज़रा सा तकलीफ दे काम है और तुम में बर्दाश्त का मादा बिल्कुल भी नहीं है। आमना ने धागे को उंगलियों पर बल देते हुए आखिरी बार इसकी राय जानना चाहिए। तुम तो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हो। ये इतनी सारी लड़कियां जो ये सब कुछ करती रहती हैं, मैंने तो इन्हें कभी चीखते चिल्लाते बच्चों की तरह रोते नहीं देखा। इसने मुंह बनाते हुए और आंखें बंद करके चेहरा आमना के करीब कर दिया। अब नखरे बंद करो और जो तुमसे कहा गया है वो करो।
ان لڑکیوں کی تو اور بات ہے، ان کی ہمت تو قابل داد ہے، جو اپنا چہرہ بگاڑنے کے لیے اتنی کڑی آزمائشوں سے گزرتے ہو ذرا بھی نہیں ڈولتی۔ خیر تمہاری مرضی۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دھاگے کا ایک سرا دانتوں میں دبایا اور انگلیوں میں تنے ہوئے دھاگے کو نگہم کی ناک اور ہونٹ کی درمیانی جگہ پر رکھ کر انگلیوں کو کینچی کی طرح حرکت دی۔ نگہم کو ایک پھریری سے آ گئی۔ اس نے بے اختیار بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہیں باہر نہ جا گرے۔ اس کے چہرے کے مساموں سے پسینے کے قطرے پھوٹ پڑے تھے اور ایک آنکھ سے پانی بہنے لگا تھا۔ آمنہ کی چیخ سن کر وہ شوق سے باہر نکلی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے حیرت بھی ہوئی کہ تکلیف میں تو وہ تھی، آمنہ کو چیخنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن دوسرے ہی پل اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے دانت اس بیچاری کے ہاتھ پر گاڑ رکھے تھے، تو اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ دانتوں کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے قدرے معذرت خواہانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ دراصل مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی تکلیف ہوگی، اس لیے میں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ شرمساری سے گویا ہوئی، تم نے تو درندے کا روپ ہی دھار لیا تھا، اب نہ جانے مجھے کتنے ٹیکے لگوانا پڑیں گے۔ روحان سی ہوتے اپنا ہاتھ سہلانے لگی۔ اب اتنی مبالغہ آرائی نہ کرو، نگہم نے آنکھیں نکالتے چمک کر کہا۔ میں نے دانتوں سے ہلکا سا تمہیں چھوا ہی تھا کہ مجھے یاد آ گیا کہ تم تو کئی ہفتے نہاتی نہیں ہو۔ یہ مبالغہ آرائی ہے، یہ دیکھو۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا جس پر دانتوں کے نشان تھے۔ اچھا بھائی، تم تو ذرا سی بات کا بتنگڑ ہی بنا رہی ہو، قصور تو تمہارا اپنا ہے۔ جب تمہیں یہ کام کرنا ہی نہیں آتا تھا تو حامی کیوں بھری؟ کسی اناڑی کسائی کی طرح مجھ پر تشدد کرنے لگیں۔ اب میں اور کیا کرتی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس ذلیل لڑکے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ آمنہ کو پھر سے تابش پر تاؤ آنے لگا۔ تم اس کے پسندیدہ سانچے میں ڈھلنے کے لیے مری جا رہی ہو، اور پھر یہ بھی تکرار ہے کہ اس سے نفرت ہے، جی نفرت ہے۔ تم خود ہی بتاؤ، یہ دماغی خلل نہیں تو اور کیا ہے؟ کالج بھی کسی بھی لڑکی سے پوچھ لو، تمہاری خوبصورت جلد اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی شہابی رنگت قابل رشک ہے۔ تم تو ان چند خوش قسمت لڑکیوں میں سے ہو جن کو آرائش و زیبائش کے لیے کسی مصنوعی سہارے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تم تو ایسی خر دماغ ہو کہ تابش کے کہنے پر تمہیں اپنی مونچھیں نظر آنے لگی ہیں۔ اگر بقول تمہارے تمہیں اس سے ایسی چڑ ہے تو پھر تمہیں مونچھوں کے ساتھ داڑھی بھی رکھ لینی چاہیے۔ تم تو میرے لازوال حسن سے جلتی ہو، اسی لیے ایسے گھناؤنے مشورے دے رہی ہو۔ نگہم نے بے معنی سی ہنسی ہنستے ہوئے بات کو مذاق میں ٹالنا چاہا۔ ہنسو مت، کیونکہ تمہاری ہنسی بہت کھوکھلی ہے۔ تم کسے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو، مجھے یا خود کو؟ آمنہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اس کے عشق میں گلے گلے ڈوب چکی ہو اور اس کی چاہت حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جانا چاہتی ہو۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ ایسا ہی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کو اس کی خاطر تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میں تم سے اتنا ضرور کہوں گی، تمہاری یہ روش تشویشناک بلکہ تباہ کن ہے۔ اس لڑکے کے جو انداز ہیں، ان سے صاف ظاہر ہے اسے تم سے ذرہ برابر دلچسپی نہیں۔ وہ صرف تمہارا مذاق اڑا کر اپنے لیے تفریح کا سامان کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ دوسروں کو تضحیک کا نشانہ بنا کر آسودگی حاصل کرتے ہیں۔ تم نے ایک تماشے کی صورت اپنا آپ اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے اور خود اذیتی کے اس کھیل کو اس حد تک بڑھاوا دے دیا کہ تمہارے دامن سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ اب اس کی آواز میں ترحم کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو نگہم، میں تمہیں آگ سے کھیلتا نہیں دیکھ سکتی۔ خدا کے لیے اپنے بے لگام دل کے بہکتے قدموں کو ضبط کی زنجیریں پہنا دو۔ تابش کی فطری چلبلاہٹ، لاؤبالی پن کو تم کسی اور تناظر میں دیکھ رہی ہو۔ ابھی آنکھوں میں خمار کا رنگ کچا ہے، ابھی سنبھلنا تمہارے اختیار میں ہے۔ تم کنارہ کشی اختیار کر لو، وقت یادوں کے نقوش پر جالے بن کر ہر تصویر کو دھندلا دے گا۔ اس نے آمنہ کی سب باتیں سنی تھی، لیکن ان کا مفہوم وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ لفظ سماعتوں پر دستک دے کر نامراد ہی لوٹ گئے تھے۔ کالج کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس کی نظر جس چہرے پر ٹھٹکی تھی وہ تابش کا چہرہ تھا۔ یک بارگی دل اپنی چال سے چوک گیا۔ تابش بھی اسے دیکھ چکا تھا اور جینس کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے چہرے پر بڑی فسوں خیز مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دل کو سرزنش کرتے ہوئے نظریں جھکائے اس کے پاس سے کترا کر گزر گئی اور سڑک پار کر کے دوسری طرف فٹ پاتھ پر تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اپنے پیچھے قدموں کی مخصوص چاپ اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ بھی اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس نے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں۔ غنیمت تھا کہ فٹ پاتھ پر اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے، البتہ سڑک کے دوسری جانب لڑکے لڑکیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آپ یہاں بھی پہنچ گئے، اس نے پیچھے دیکھے بنا دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں 1 گھنٹے سے انتظار کی صعوبتیں جھیل رہا تھا اور آپ آ کر اس بے رخی سے چل دیں۔ چاہنے والوں کے انداز ایسے تو نہیں ہوا کرتے۔
निगहम ने सख्ती से होंठ भींचते हुए कदमों की रफ्तार बढ़ा ली। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वहाँ घर में तो आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। या खुदा, अभी इसे मौका नहीं मिलता, अगर मिल गया होता तो न जाने क्या हो जाता। इसने चकरा कर सर थाम लिया। मैं आज आपसे दो टोक बात करने आया हूँ, लेकिन मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। आपको सुनना होगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इसके सामने आ गया। ये क्या बेहूदगी है, मेरा रास्ता छोड़ें। इसने सटपटा कर आसपास देखा। कुछ लोग इनकी तरफ मुतवज्जा होकर मायनेखेज़ नज़रों से इन्हें देखने लगे थे। अगर आपने मेरी बात ना सुनी तो मैं क़यामत तक आपके रास्ते में खड़ा रहूँगा। इसके लहजे में पन्हा धमकी को महसूस करके शदीद बेबसी के एहसास में घिर कर फुटपाथ से नीचे उतर आई। फुटपाथ नहर से खासा ऊंचा था और यहाँ वो लोगों को हैज़ उठाती निगाहों से कदरे महफूज रह सकती थी। अब जल्दी से भौंक चुको, इसने तमाम अदब आदाब बलाए ताक रखते हुए फट पड़ने वाले अंदाज में कहा। तौबा तौबा, ऐसी जहर अफशानी, और वो भी आप जैसी मुहज़्ज़ब शाइस्ता लड़की के मुंह से, यकीन नहीं आ रहा। ताबिश ने गाल पीटते हुए मसनूई तासुफ़ का इजहार किया। ये भांडों वाली हरकतें कहीं और जाकर करना। जो बकना है फौरी बको, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे हाँ, खूब याद दिलाया, वही बात कहने के लिए तो मैंने आपको जहमत दी है। इसके अंदाज में हनोज़ इत्मीनान था। बात यह है कि मैं 101 तरीक़ों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका हूँ। यकदम ही इसने यतीमों वाली शक्ल बना ली और आवाज़ से मस्कीनियत टपकने लगी थी। मैंने लाख जतन किए कि आपके दिल में जगह पा कर सकूँ। आप इस कदर ढीठ हसीना हैं कि आपने मेरी हर कोशिश पर बड़ी सदमेहरी से पानी फेर दिया। मैं तुम पर, तुम्हारी मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ, कमोबेश 15 बार। ना चाहते हुए भी इसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। इसे लग रहा था कि गुस्से की शिद्दत से इसके दिमाग की रगें फट जाएंगी। और अब अगर तुमने मेरा ताक़ुब किया तो मैं शोर मचा दूंगी। तुम इस तरह से मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वो कांपती उंगली उठाकर इसे वार्न करती हुई फुटपाथ की तरफ बढ़ने लगी। इसे कुछ ताज्जुब हुआ। तवक्को के बरक्स ताबिश इसके पीछे नहीं लपका था, बल्कि इसने सिर्फ एक हल्की सी सीटी बजाने पर इक्तफ़ा किया था। लेकिन जल्द ही हैरत की जगह खौफ ने ले ली जब नीडो दौड़ता हुआ आकर यूँ इसके कदमों से लिपट गया। जैसे बरसों की उनसियत हो। इसके हलक से बरामद होने वाली चीख बड़ी बेसाख्ता थी और चलते कदम रुक गए थे, क्योंकि नीडो की खामोशी के बरक्स इसके तेवर कुछ ज़्यादा दोस्ताना नहीं थे। शायद वो कहीं करीबी मौजूद था, इसीलिए ताबिश की हल्की सी पुकार पर दौड़ा चलाया था। इसने फटी फटी आंखों से ताबिश की तरफ देखा। वो सीने पर हाथ बांधे बड़े बेनियाजाना अंदाज में खड़ा था। कुत्तों की फितरत यही होती है कि हर मुतहर्रक चीज़ पर झपट पड़ते हैं, और नीडो को तो भागती दौड़ती चीज़ें कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। वो यूँ मज़े से बताने लगा जैसे कुत्तों पर बनने वाली किसी डॉक्यूमेंट्री का सदाकार हो। तुम नहायत लफंगे। ना, चीखने की गलती ना कीजिएगा। इसकी बात काट कर तंबीही अंदाज में कहने लगा। नीडो को चीखती चिल्लाती लड़कियों से सख्त चिढ़ है। इसकी नफीस तबीयत ऐसी बदज़ौकी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और ऐसे में इसका रिएक्शन भी बहुत शदीद होता है। आखिर तुम क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हो? क्या चाहते हो मुझसे? किसी कदर धीमी पड़ गई। हाँ, ये हुई ना बात। वो चहका। बस आप चंद मिनट यहाँ घास पर इत्मीनान से तशरीफ़ रखें, और मेरी किस्मत का फ़ैसला करने के बाद बेशक एक लम्हा भी ना ठहरिएगा। निगहम ढीले कदमों से चलते हुए इसके करीब आकर धम से घास पर बैठ गई। नीडो ने किसी बॉडीगार्ड की तरह इसका साथ दिया था और अब इस तरह चौकन्ने अंदाज में इसके सर पर सवार खड़ा था। हाँ तो मिस निगहम, मैं कह रहा था कि आपने मेरी मोहब्बत का जवाब कभी मोहब्बत से नहीं दिया। आपके गुरेज की वजह जो भी हो, लेकिन मेरे दिल की कैफियत ये है कि एक दिन आपको ना देखूं तो बेचैन सा हो जाता हूँ। मैं नहीं जानता कि आपके नज़दीक जज्बों की शिद्दत को परखने की कसौटी क्या है, लेकिन मैंने एकतरफ़ा तौर पर फ़ैसला किया है कि अपनी जान देकर इस मोहब्बत को अमर कर जाऊँ जो मेरे दिल का नासूर बन गई है। इसकी आवाज़ में जज्बात की आमेज़िश ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही थी। ये तो मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात होगी कि मैं इस दुनिया को आपके जलील वजूद से निजात दिलाने का ज़रिया बन जाऊँ। निगहम ने कनखियों से नीडो को देखते हुए मोहतात लहजे में कहा, अगर आपकी यही मर्ज़ी है तो सर आँखों पर मैं इस नहर में कूद कर अपनी जान दे दूँगा। तब तो आपको मेरी सच्चाई का यकीन आ जाएगा ना। टहलते टहलते रुक गया था। जी बसत शौक़। इस नेक काम में एक लम्हे की ताख़ीर भी मेरे लिए बाइस इज़्तिराब है। निगहम का अंदाज़ जोश दिलाने वाला था। वैसे मेरे ख़्याल में इस नहर की गहराई आपको गर्क करने के लिए नाकाफ़ी साबित होगी। अगर आप किसी दरिया बल्कि समंदर का इंतखाब करते तो ज़्यादा मुनासिब था। शायद आप जानती नहीं कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, और मुझे डुबोने के लिए चुल्लू भर पानी भी काफ़ी होगा। वो यूँ पर तोलने लगा जैसे वाकई छलांग लगा देना चाहता हूँ। निगहम ने कदरे बेयकीनी से उसकी तरफ देखा।
लेकिन मुझे 1 मिनट की मोहलत दीजिएगा, मैं बस अभी हाजिर होता हूँ। वो अचानक रुक कर किनारे से वापस पलट आया। आपको इंतज़ार की ज़हमत तो उठाना होगी, लेकिन नीडो आपको अच्छी कंपनी देगा। वो यूं इधर उधर देख रहा था जैसे कुछ चीज़ तलाश कर रहा हो। निगहम चटकते हुए आसाब को संभाले सख्त इस तरह में पहलू पर पहलू बदल रही थी। तुम रुक क्यों गए? लगाओ छलांग, किस्सा पाक करो। अगर तुम्हें चंद एक डुबकियाँ भी आ गईं तो मुझे बड़ी ही मुसर्रत होगी, चैलेंज करने वाले अंदाज में बोल पड़ी। जी मैं अभी हाजिर होता हूँ। वो झुक कर घास पर गिरी एक टहनी लंबी से उठाकर वापस मुड़ा और किनारे पर ठहर कर टहनी को पानी में डालकर बड़े इन्हिमाक से यूं हाथ को हरकत देने लगा जैसे पानी की गहराई का तयन करना चाहता हूँ। निगहम इसकी ऊट पटांग हरकतों से कोई नतीजा हासिल करने से कासिर थे। अगर तुम्हें मस्खरा बनने का इतना ही शौक़ है तो किसी सर्कस में जॉब क्यों नहीं कर लेते? वो उठकर खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ। इसने डरते डरते नीडो की तरफ देखा जो इसके उठने पर मज़ीद मुस्तैद हो गया था। आप इतनी कठोर क्यों हैं कि एक मरने वाले शख्स को अपनी आखिरी दीद से महरूम कर देना चाहती हैं? वो दरअसल 2 माह पहले तो मुझे पानी की गहराई का बखूबी अंदाज़ा था। सर खुजाकर झुंझलाहट का मुजाहरा करते हुए बोला, लेकिन गुज़श्ता बारिशों के बाद पानी के लेवल में यकीनन कुछ इजाफा हो गया है। मैं तो सिर्फ ये नापने की कोशिश कर रहा हूँ कि इजाफा कहीं जानलेवा तो साबित नहीं होगा। मोहब्बत अपनी जगह भाई, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा है एहतियात को मलहूज़ खातिर रखा जाए। क्या? इसकी बात सुनकर निगहम का दिमाग भग से उड़ गया। भाड़ में गए तुम और जहन्नुम में गई तुम्हारी मोहब्बत। वो अपनी ऑकवर्ड पोजीशन की परवाह किए बगैर हलक के बल चीखी थी और इस रफ्तार से वहाँ से भाग पड़ी कि अगर नीडो इसके ताक़ुब में आता भी तो इसकी बर्क रफ्तारी के सामने ठहर ना सकता। लेकिन उसने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की थी। ताबिश ने इसे रोकने के लिए आवाज़ें दी, लेकिन उसने वैगन में बैठकर ही दम लिया था। घड़ी पर नज़र डालती इसे एहसास हुआ कि खासी देर तो हो चुकी थी। अगर वो पहले घर जाती तो अलगाया को पढ़ाने के लिए वक्त पर नहीं पहुंच सकती थी। अगले स्टॉप पर पहुंचकर इसने एक पीसीओ से घर के पड़ोस में इत्तला दे दी कि वो ट्यूशन पढ़ा कर ही घर आएगी। वहाँ से दूसरी वैगन पकड़कर वो ग्रीन टाउन चली गई थी। अभी वो सोफ़े पर सही तरह से बैठ भी ना पाई थी कि अलगाया बड़े जोश व खरोश से इसे बताने लगी, मिस, मामा चाचू की शादी करवा रही हैं। चाची बड़ी ही प्यारी हैं, बिल्कुल स्नो वाइट जैसी। इसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। आज कोई फजूल बात मत करना, मेरे सर में बहुत दर्द है। आवाज़ की कपकपाहट को छुपाने के लिए इसे बड़ी तग्गोदो करना पड़ी थी। आंखों में तैरती नमी छलक कर इसका भेद खोलने को बेचैन थी। अलगाया इसके घुरकने पर कुछ देर तो खामोशी से बैठी होमवर्क करती रही। फिर इसका फितरी इस्तराब ऊत कर आया। मिस, ये तिलस्म कद्दू क्या होता है? क्या इसे भी हलवा कद्दू की तरह पकाकर खाते हैं? मैंने कल एक कहानी पढ़ी। इसमें जादूगर के पास बहुत बड़ा तिलस्म कद्दू था और शहजादी इसमें कैद थी। तिलस्म कद्दू नहीं, तिलस्म कदा होता है स्टूपिड। और ऐसी वाहियात स्टोरीज क्यों पढ़ती हो तुम? नो मिस, वो तो बड़े मज़े की स्टोरी है, मैं भी आपको लाकर सुनाती हूँ। उठकर जाने लगी। ख़बरदार, अगर तुम कहीं गई तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगी। इसने आयरन स्केल हाथ में लेकर अलगाया को धमकाया। लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया है। पढ़ाई से जान छुड़ाने के बहाने ढूंढती रहती हो। तैश से इसका वजूद सुलगने लगा था। मिस, इसमें परिस्तान का शहजादा भी है, मैं अभी लेकर आ जाऊंगी। बदस्तूर मचल रही थी। गुस्से से निगहम की आंखों के सामने पर्दा सा तन गया। इसने अलगाया को बाजू से घसीट कर अपने करीब किया और आयरन स्केल पूरी कुव्वत से इसके सर में मार दिया। नॉनसेंस, बदतमीज़ी करती हो। इसका हाथ रुका नहीं था, गुस्से से पागल हो रही थी। ख़बरदार, अगर तुमने ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो मैं रोज़ाना तुम्हारी पिटाई करूँगी और तुम्हें लिखने के लिए इतना काम दूंगी कि लिखते लिखते तुम्हारी उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी। अपने दहशत गर्दों वाले लबो लहजे पर ख़ुद भी हैरान हो रही थी। अलगाया के हलक से एक सिसकी भी नहीं निकली, बस फटी फटी आंखों से इसकी तरफ देखे जा रही थी। इसकी ख़तरनाक हद तक सफ़ेद पड़ती रंगत देखकर अनजाने से खौफ ने निगहम के दिल को मुट्ठी में ले लिया। इसने अपना पर्स उठाया और ख़ामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे करीब रुककर इसने एक नज़र मुड़ के देखा तो अलगाया अभी तक एक सख्ते किसी कैफियत में थी। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। बाहर निकलते हुए ताबीज़ से टकराते टकराते बची थी, जो न जाने कितनी देर से दरवाजे के साथ लगा खड़ा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। गेट तक का रास्ता इसने बड़ी बौखलाहट में तय किया था। वह आखिरी बार वहाँ आई थी, घर से सोच कर निकली थी कि फ़ाकिया आपी से फ़ैसला कुन बात करेगी और फिर कभी वहाँ नहीं जाएगी। गेट के सामने पहुंचकर उसके जहन में गुज़श्ता रोज़ का वाक़या लहराया तो एक लम्हे के लिए धड़कनें मुंतशर हो गईं। कल गुस्से में बिल्कुल ही खुद पर काबू खो बैठी थी। अलगाया की उड़ी हुई रंगत देखकर उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था।
और फिर ताबिश ने जिस खामोशी से इसे जाने दिया था, इसने इसकी घबराहट में मज़ीद इजाफा कर दिया था। वो सर झटक कर सोचों से दामन छुड़ाते हुए आगे बढ़ गई। ताबिश को पोर्टिको के पिलर के साथ टेक लगाए खड़ा देखकर दिल से एक हुक उठी थी। शायद यह आखिरी मुलाकात है, इसके बाद तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। आज के बाद मैं इसे कभी ना देख पाऊंगी। इसके रोम रोम से टीस उठ रही थी। अब तुम किस लिए आई हो? इसे ताबिश का लहजा बहुत बदला बदला सा लगा। इसने कुछ ना समझने वाले अंदाज में नज़रें उठाकर इसे देखा। तुम्हें हैरत किस बात पर है? अपनी सफ़ाकी पर या हमारे तहम्मुल पर? वो अब भी कुछ समझ नहीं पाई थी। लेकिन मैं शायद कुछ ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा ना कर पाऊँ। अगर अलगाया मर गई तो तुम्हें भी कब्र में उतरना होगा। इसके सर्द लहजे ने निगहम की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी। क्या मतलब? क्या हुआ उसे? अंदेशों के नागों की फुनकारें रूह को सहमाने लगी थी। अलगाया का जर्द पड़ता चेहरा आंखों के सामने रक्सा था। तुम बोलते क्यों नहीं हो? उसे क्या हुआ? वो कुछ देर उसके चेहरे पर नजरें गाड़े खड़ा रहा। इसकी खामोशी से निगहम के दिल की धड़कनें मद्धम पड़ने लगी थी। वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। मार डाला है तुमने इसको। वो इतनी ज़ोर से चीखा कि निगहम सरासीमगी से एक कदम पीछे हट गई। इसे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा था। क्या? इसके हलक से खरखराहट सी बरामद हुई थी। जिस बच्ची ने कभी डांट नहीं सुनी, तुमने इस पर इतना बहिमाना तशद्दुद किया कि वो मौत की वादी के किनारे पहुंच गई। और अगर तुम ये समझ रही हो कि इस मासूम की जान लेने के बाद तुम जिंदा रह सकोगी, तो ये तुम्हारी भूल है। ये सब झूठ है। मैं खुद अंदर जाकर देखूंगी। तुम यकीनन मजाक कर रहे हो। इसे खुद अपनी आवाज़ बहुत खोखली लगी थी। हाँ, जाओ ज़रूर देखो। जिस घर को तुमने कब्रिस्तान बना डाला, वहाँ अपनी फतह का जश्न मनाओ। निगहम ने दीवार का सहारा ले लिया, क्योंकि बेजान टांगे जिस्म का बोझ सहारने के काबिल भी नहीं रही थी। आमिर ने मुझे बताया था कि तुम उसे और जैनी को भी वैश्यों की तरह पीटती हो। काश मैं इस वक्त ही समझ जाता कि तुम्हारे जहन में कोई गुत्थी है, कोई ऐसी नफसियाती उलझन है जो बाज़ औक़ात तुम्हें इंसानियत की कदरें भुला देती है और तुम्हें तशद्दुद पर उकसाती है। तुम अपने अंदर की तलखियों का हिसाब उनसे लेती हो जो कमज़ोर हैं, जो पलट कर तुम्हारा हाथ नहीं रोक सकते। बच्चे तो फरिश्ते होते हैं सिर्फ प्यार किए जाने के लिए, और तुम ऐसी शकील कल्ब हो। ओ मेरे खुदा, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि तुम्हारी ज़ाहिरी तब ने तुम्हारी हर खामी को मेरी नज़रों से ओझल कर दिया था। काश तुम्हारा ही रूप में पहले देख लेता, तो आज अलगाया यूँ बिस्तरे मर्ग पर मौत की मुंतज़िर न होती। अल्फाज नश्तरों की सूरत एक एक रग में पेवस्त हो रहे थे। इसकी ये कौन सी सूरत इसे दिखाई जा रही थी? इसे खुद से घिन आने लगी। वो अब कभी इस दुनिया को नहीं देखना चाहती थी। उसने सख्ती से आंखें मींच लीं। तो मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं इसे देखना चाहती हूँ। वो कल से बेहोश है। डॉक्टर्स के मुताबिक सर पर लगाई जाने वाली ज़रबात जानलेवा साबित हो सकती हैं। वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए होश में आई थी, और जैसे ही तुम्हारा नाम लिया गया वो चीखने लगी। खौफ से इस पर थरथरी तारी हो गई। वैसे भी अगर तुम वहाँ चली गई तो भैया और भाभी तुम्हारा गला घोंट देंगे। वो तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा देना चाहते थे, लेकिन मैंने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया। क्या करूँ, मजबूर हूँ ना। मुझे तुमसे मोहब्बत जो है। वो इसकी जानिब बेयकीनी से देखने लगी। वो रुख फेरे खड़ा था। ताबिश, मुझे बचा लो, मेरा सांस बंद हो रहा है। बिलखते हुए ज़मीन पर बैठ गई। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इसे मारना नहीं चाहा था। मैं तो सिसकते हुए लफ्ज़ लरसते लबों पर दम तोड़ रहे थे। हलक में आंसुओं के फंदे के बाइस इससे बात मुकम्मल न हो सकी। अगर तुम मुझसे किसी हमदर्दी की तवक्को कर रही हो, तो मैं तो तुम्हें किसी खुशफहमी में नहीं रखना चाहता। अगर वो ज़िंदगी की बाजी हार गई, तो मैं अपनी मोहब्बत के बावजूद तुम्हें फांसी के फंदे पर झूलता देखना चाहूँगा। इसका लहजा इतना बर्फीला था कि निगहम को झुरझुरी आ गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो चेहरे पर हाथ रखे हिचकियों के दरमियान बोली थी। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे इतनी अजियत ना देते तो मैं इस पर हाथ ना उठाती। तुम्हारी बेहिसी ने मुझे मजबूर कर दिया था। अगर तुम मुझसे मोहब्बत के दो भीगे बोल बोल देते तो मेरी जलती रूह यूँ चिंगारियाँ ना उड़ाती। फूली सांसों के दरमियान बमुश्किल बोल रही थी। तुम्हारे दिए हुए नारसाई के ज़ख्म ही मेरे बदन पर आबले बनकर फूटे हैं। लेकिन मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांगूंगी। जो इंसान मोहब्बत ना कर सकता वो किसी पर मेहरबानी क्या करेगा? तुम मेरे खिलाफ FIR कटवा कर मुझे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दो। वो मोहब्बत जो मैंने तुमसे की है, इसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए मुझे। इसका गला सूखने लगा था और आवाज़ फट सी गई थी। इसने बरसती आंखों पर हाथ रखकर चेहरा घुटनों पर झुका लिया। FIR तो ज़रूर कटेगी और जेल में भी भिजवाया जाएगा। बस ज़रा ताज़ा तरीन इत्तला का इंतज़ार है। जैसे ही बच्ची ने आखिरी सांसें ली, ये सब काम कर लिए जाएंगे।
इसके बदले हुए लहजे ने निगहम को चौंका दिया। इसने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। वो बदस्तूर रुख मोड़े हुए था। तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब बकवास है। अगर वो इतनी बीमार होती तो तुम घर पर क्यों मौजूद होते? तुम भी सबके साथ हॉस्पिटल में होते। इसके हवास शायद अब कुछ काम करने लगे थे, वरना अब तक ये बात इसके जहन में नहीं आई थी। मैं तो इसलिए यहाँ मौजूद हूँ ताकि तुम्हें फ़रार होने से रोक सकूँ। अगर मुजरिम गायब हो जाए तो कानूनी कार्रवाई का क्या फ़ायदा? अभी वो बोल ही रहा था कि अलगाया ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धकेलती बाहर आ गई। इसे देखकर निगहम एक झटके से उठकर खड़ी हो गई थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। चलना फिरना खतरे से खाली नहीं। चलो जाकर बिस्तर पर लेट जाओ। ताबिश बौखलाकर जल्दी जल्दी से वापस भेजने की कोशिश करने लगा। मैं तो बताने आई हूँ कि ये चाची बहुत गंदी हैं। वो नाक सिकोड़ कर बुत की तरह इस्तादा निगहम की तरफ इशारा करके बोली। इन्होंने मुझे बहुत मारा है। मेरे सर में गोल मोल लेमन उगाया है। वो आंखों में आंसू भर कर अपना सर टटोलने लगी। हम अच्छी वाली चाची लेकर आएंगे जो ना मारें और ना डांटें। तुम अंदर जाओ, मैं कल तुम्हें चाचियों की मंडी लेकर जाऊंगा, वहाँ से अपनी पसंद की चाची ले लेना। मैं ज़रा इस चाची को चुप करवा दूँ। देखो मैंने कितनी पिटाई की इसकी। रो रो कर बेचारे की शक्ल नाकाबिले शनाख्त हो गई। ताबिश ने अलगाया को अंदर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया और पलट कर तेज़ कदमों से चलता निगहम के करीब आ गया, जो अब तक किसी मुजस्मे की तरह साकित और सामित खड़ी थी। ताबिश के पास आने पर भी इसकी पलकों में जुम्बिश ना हुई थी। इससे पहले कि तुम फरार हो जाओ, मैं तुम्हें हथकड़ियाँ पहना देना चाहता हूँ। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में शरारत रक्सा थी। इसने जल्दी से टेबल से फूलों के गजरे उठाए और निगहम की कलाइयों में पहना दिए। इसके वजूद में अब भी कोई हरकत नहीं हुई थी और आंखें जैसे किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी हुई थीं। भैया और भाभी तुम्हारे घर तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाने गए हुए हैं। हो सकता है अब तक तुम्हें सज़ा भी सुनाई जा चुकी हो। वो इतने करीब आकर सरगोशी में बोला कि निगहम ने इसके सुलगती सांसों की हिद्दत अपने चेहरे पर महसूस की। तुम्हें जिस जेल में रखा जाएगा इसका जेलर बड़ा ही रोमान पसंद है, इससे बचकर रहना। ताबिश ने इसका यख हाथ थाम कर अपने होंठों का लम्स देना चाहा था कि इसने भबक कर अपना हाथ छुड़ा लिया और कलाइयों में से गजरों को नोच कर फेंक दिया। इसके यूं भड़कने पर ताबिश के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। क्या हुआ? क्या हथकड़ियों का बोझ बहुत ज़्यादा था? इसने नागवारी को छुपाते शगुफ्तगी का मुजाहरा किया। मुझ जैसी काबिल नफ़रत लड़की के साथ कोई रिश्ता जोड़कर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? मैं तो नफसियाती मरीज़ हूँ। मेरी शख्सियत में नफसियाती कज्जियाँ हैं। मुझे तो पागल खाने में दाखिल होना चाहिए। अरे वो तो एक मजाक था। मैं तो तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि गुस्से में आपे से बाहर हो जाना बाज़ औक़ात संगीन वाक़यात को जन्म देता है और तुम अपनी शख्सियत की इस कमज़ोरी पर काबू पाने की कोशिश करो। इस सिचुएशन ने ताबिश पर घबराहट तारी कर दी थी। अब हमारे वाला मामला ही ले लो। मैं कल से अलगाया को बहला रहा हूँ कि कहीं वो इस वाक़ये का जिक्र भाभी से ना कर दे। अकलौती होने की वजह से भैया और भाभी की इस कदर लाडली है कि इससे कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की जाती। और अगर वो भाभी से कह देती कि तुमने इसे मारा है तो इन्हें बहुत बुरा लगता। फिर शायद हमारी शादी का मसला भी खटाई में पड़ जाता। तुम नहीं जानती, उनके लिए अलगाया हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। धीमे लहजे में बात करते बिगड़ी सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निगहम के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं हुई। इसकी आंखों में बदस्तूर नफ़रत की आग हलकोरे ले रही थी। तुम्हें तो नफसियाती मुआलिज होना चाहिए। किस शानदार तरीके से तुम रूहानी बीमारियों का इलाज करते हो, लेकिन शायद ख़ुद तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। तुमने मुझे इस तरह जहनी टॉर्चर किया कि मेरे असाब जवाब दे गए। मैं मानती हूँ मैं तल्ख थी, लेकिन मेरी ज़ात में कड़वाहट का जहर तुमने घोला है। तुम मुझे एक बेजान चीज़ की तरह ट्रीट करते रहे। तुमने मुझे मजाक के नाम पर इतनी अजियत दी कि मेरी नस नस में दर्द समा गया। लेकिन तुम्हें क्या, तुम अपना मिशन जारी रखो। शायद मेरे अलावा और लोग भी तुम्हारी मसीहाई से फैज़याब हो जाएं। ताबिश सर झुकाए खामोशी से इसको सुन रहा था, लेकिन जैसे ही बात ख़त्म करके वापस जाने लगी तो भागकर इसके करीब पहुंचा और इसकी कलाई पकड़कर इसने ज़ोर से झटका दिया। निगहम ने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को इस पर गिरने से बचाया। तकलीफ़ के मारे इसके हलक से सिसकारी निकल गई। छोड़ो मुझे। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि मुझे छुओ? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। वो कसमसा कर ख़ुद को इसकी गिरफ्त से छुड़वाने के लिए अपने बदन की पूरी कुव्वत सर्फ कर रही थी, लेकिन ताबिश के मजबूत हाथ की गिरफ्त ज़रा सी भी ढीली नहीं पड़ी थी। आराम से ठहर कर मेरी बात सुनो। इसके चेहरे पर पथरीली संजीदगी फैली हुई थी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इतनी आग बगोला क्यों हो रही हो। जब इंसान को हकीकत का आईना दिखाया जाता है और इसमें इसे अपनी मर्ज़ी का अक्स नज़र नहीं आता तो वो यूं ही तिलमिला जाता है।
जैसे तुम अपना बिगड़ा हुआ अक्स देख कर बिदक रही हो। असल में तुमने अलगाया पर खामखा हाथ उठाकर जो गलती की, इस पर तुम बहुत शर्मिंदा हो। लेकिन अपनी खजालत को मिटाने के लिए तुम ऊंची आवाज़ और दुरुस्त लबो लहजे का सहारा ले रही हो। यूँ चीख चिल्ला कर दरअसल तुम अपने दिल में होने वाले शोर को दबाना चाहती हो। अपने भाई और भाभी को मोबाइल पर कॉल करके रोक दो कि वो मेरे घर ना जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कभी हाँ नहीं करूँगी। और इन्हें खामखा हथक का एहसास होगा। वो अपने हाथ की पुश्त से आंखों को रगड़ते हुए इसकी तरफ देखने से गुरेज़ां थीं। इकरार तो तुम कर चुकी हो और वो रिकॉर्ड पर मौजूद भी है। अब हाँ करो या ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुछ नहीं समझी थी, इसका इशारा न जाने किस बात की तरफ था। अलगाया के आने से पहले तुमने मेरी मोहब्बत में एक अच्छा खासा मकाला पढ़ा था और इसका एक एक लफ्ज़ मेरे दिल पर नक्श है। अगर कहो तो सुना दूँ। इसे याद आया कि वो रोते हुए क्या क्या बोल रही थी, तो बेख्तियार दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं और ताबिज़ से बेतरह शर्म आने लगी। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ज़िंदगी कोई मजाक नहीं होती, लेकिन तुम्हारे नज़दीक तो हर चीज़ एक मजाक है। तुम संगीन मजाक करते हो और फिर ये ख्वाहिश रखते हो कि कोई दर्द से चिल्लाई भी ना और मुस्कुरा कर तुम्हें तुम्हारी उम्दा हिस्से में ज़ाफ़त दाद दे। अब माफ़ भी कर दो निगहम, मिन्नत आमेज़ लहजे में बोला। चलो मैं संगीन मजाक करता हूँ, तुम संगीन तशद्दुद, हम दोनों संगीन मिलकर ज़िंदगी को रंगीन बना देंगे। इसने कुछ इस अंदाज से कहा कि निगहम को अपनी हंसी रोकने के लिए ज़बरदस्त जिद्दोजहद करना पड़ी। मुझे आईना दिखाने का बहुत शुक्रिया, लेकिन काश तुम इस आईने में अपना अक्स भी देख लेते। वो बदस्तूर खुरदरे लहजे में बोल रही थी। तुम्हें किसने कहा कि मैं आईना नहीं देखता? मैं तो 24 घंटों में से 20 घंटे आईने के सामने गुजारता हूँ। अब अल्लाह ने इतना हुस्न दे दिया कि आंखें ही नहीं फिर भरती देख देख कर। मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। इसने फिर से कलाई छुड़वाने की कोशिश की। ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे गारंटी ना दो तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगी। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इसने हाथ की गिरफ्त मज़ीद सख्त करते हुए निगहम को ज़रा सा अपनी तरफ खींच लिया। और अगर जल्द ही तुमने हस्बे मंशा जवाब ना दिया तो मैं अपनी गिरफ्त का दायरा कार बढ़ाता चला ही जाऊंगा। इसने बाजू फैलाते हुए इसकी तरफ झुका। इसके इरादे भांप कर सुर्ख पड़कर सिमटने लगी। प्लीज़ मुझे जाने दो। इसके कुर्ब की आंच से निगहम के दिल की धड़कनें पिघलने लगी थी और जिस्म का सारा खून जैसे चेहरे पर सिमट आया था। जल्दी से हाँ कह दो, वरना मैं एक रंगीन मजाक करने लगा हूँ। ताबिश ने बाजू निगहम के गिर्द लपेटते हुए इसकी आंखों में झांक कर कहा। इसकी बोलती आंखों के इशारे निगहम के हवास मख्तल कर रहे थे। हाँ ठीक है मैं। इसने आंखें बंद करके जल्दी से कहना शुरू किया, लेकिन अटक गई। अगर तुमने मेरा हाथ ना छोड़ा तो मैं तुम्हारे हाथ पर काट खाऊंगी। इसने अचानक ही पैंतरा बदला था। तुम्हारी सोई हुई खूनखार हिस फिर से जाग गई। ताबिश ने खौफजदा होने की अदाकारी करते इसका हाथ छोड़ दिया। इसकी गिरफ्त से आज़ाद होते निगहम सरपट गेट की जानिब दौड़ पड़ी। मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी, फिर तुम बाल नोचते रहना। वो एक लम्हे के लिए गेट के करीब रुकी। तुम फिक्र ना करो, मैं नीडो को साथ लेकर आऊँगा। वो खुद ही तुमसे दस्तखत करवा लेगा। ताबिश ने वहीं से हाँक लगाई थी। तमाम मेहमानों को रुखसत करने के बाद ताबिश रात के 2 बजे फूलों से आरास्ता पैरास्ता हजला रोसी में दाखिल हुआ तो दुल्हन को खिड़की के पास चांद तारों में महव खड़ा देखकर उसकी आंखें फैल गईं। शायद निगहम को इसके अंदर आने की खबर भी नहीं हुई थी। दबे कदमों से चलता हुआ इसके पीछे जा पहुंचा और धीरे से इसके शानों पर हाथ रख दिए। बहुत ही बेशरम दुल्हन हो, अभी रस्में बाकी हैं, तुम इधर से उधर टहलती फिर रही हो। इसने निगहम के कान में सरगोशी करते हुए आहिस्तगी से इसे अपनी जानी मोड़ लिया। निगहम इसके इस कदर करीब आने पर इस बुरी तरह सटपटाई थी कि हया से बोझल पलके भी ना उठा पा रही थी। पूरा वजूद दिल बंद कर धड़कने लगा था। ताबिश की पुरशौक वालहाना निगाहें उसके एक एक नक्श को खोज रही थी। ऑफ वाइट एंड पैरेट ग्रीन कंट्रास्ट के लहंगे सूट में भारी जड़ाव जेवरात और ब्यूटिशियन की महारत से किए गए मेकअप ने इसके हुस्न की ज़ोफ़िशानी को मबहूत कर देने की हद तक बढ़ा दिया था। ताबिश के ही सानिए इसके चेहरे से नजरें न हटा पाया। वो इसकी कमर में बाजू हमाइल किए इसे बेड तक ले आया। चलो यहाँ आराम से बैठो, मशरकी दुल्हनों की तरह गर्दन झुकाकर। अरे कहीं तुम खिड़की के रास्ते फरार तो नहीं हो रही थी? शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुँच गया, वरना मैं तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। निगहम खामोश बैठी होंठों ही होंठों में मुस्काती इसके लिए तरानियों को सुन रही थी। हाँ याद आया, एक रस्म अभी बाकी है। गोद बिठाई तो हो ही नहीं पाई। ताबिश मैं बहुत थक गई हूँ। इसे ज़ुबान खोलना ही पड़ी क्योंकि सुबह से अकड़े अकड़े बैठकर इसे अपने पट्ठों में खिंचाव महसूस हो रहा था। और गोद बिठाई कैसी? मेरा तो कोई देवर ही नहीं। और अगर तुम्हारी मुराद अनवार भाई से है तो मेरी गोद इनके लिए नाकाफ़ी होगी।
इसने अनवार भाई के मोटापे की तरफ इशारा किया था। हाय, ताबिश ने आंखें फैलाई। क्या दुल्हनें ऐसे ही पटर पटर बोला करती हैं जैसे तुम बोल रही हो? खामोशी से बैठो, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि गोद बिठाई के लिए किसका इंतखाब किया गया है। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। निगम हैरान हो रही थी कि सब मेहमानों के चले जाने के बाद ताबिश को क्या सोची कि गोद बिठाई करने चला है। जब वो कुछ देर बाद नीडो को साथ लिए अंदर दाखिल हुआ तो निगम की आंखें फैल गईं। चलो भाई, आंटी की गोद में चढ़ जाओ। ताबिश के इशारा करने पर नीडो उछल कर बेड पर चढ़ गया था। निगम सरासीमा होकर थोड़ा सा पीछे खिसक गई। खबरदार, अगर तुम मेरे करीब आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने तकिया उठाकर नीडो को तंबीह की। अपने अंकल के कंधों पर चढ़ो, इन्हीं से तुम्हारा ज़्यादा करीबी रिश्ता है। नीडो सहम कर बेड से नीचे उतरा और ताबिश की टांगों से लिपट कर खड़ा हो गया। अब तो बड़ी शराफत दिखाई है इसने, वरना पहले तो मेरा खून खुश्क कर रखा था। निघत ने इसकी फर्माबरदारी पर हैरत का इजहार किया। दरअसल ये सिर्फ गैर शादीशुदा लड़कियों पर गुर्राता है, शादीशुदा ख़वातीन से इसकी जान जाती है। चलो ठीक है, अब तुम बाहर जाओ। दुल्हन तो तुमने देख ही ली, गोद बिठाई ना सही, कुछ और रस्में भी बाकी हैं जो सिर्फ दूल्हा दुल्हन को अदा करनी होती हैं। दरवाज़ा खोलकर नीडो को बाहर निकालने लगा। निगम इसका इशारा समझकर अपने आप में सिमट गई। दिल जैसे कनपटियों में धड़कने लगा। अब इन रस्मों से तो आपको कोई इनकार नहीं। ताबिश ने इसका हाथ थाम कर अपने होंठों का निशान सख्त करते हुए भीगे लहजे में पूछा था, और इस शगुफ्ता लहजे की किनमिन फुहारों ने इसके तन बदन को प्यार की बरखा में भिगो दिया। इसने अपने हाथ को देखा, किसी के नाम का सितारा रेखाओं में चमक रहा था। इसने अपनी हथेली चूम कर सरशारी से आंखें मूंद लीं। रंग में डूबी हुई रात बहकी चाल चलती धीरे धीरे सरकने लगी। ये कहानी यहीं पर तमाम हुई। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक हाफिज़।